विशाल जी और मेरे एसएसए के सिंह साहब बहुत मित्र हैं। इनफैक्ट बहुत सालों से इतनी रिगरस क्लास लेने की मेरी आदत खत्म हो गई थी, लेकिन पंजाब को मैं मना नहीं कर सकता, इसलिए पंजाब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उम्मीद है कल की जो हमारी इंटरेक्शन रही है, लेक्चर्स तो नहीं कह पाऊंगा, कल की जो हमारी इंटरेक्शंस रही है, उम्मीद है आप उसके कुछ उससे आप लोगों को बेनिफिट जरूर मिला होगा। सारे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं कि कोविड के टाइम में इतनी विपद परिस्थिति में, ऊपर से पंजाब में फिलहाल जो हालत है किसान आंदोलन को लेके, ऐसे परिस्थितियों में भी आप सब लोग इतने उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं दिव्यांग बच्चों की सेवा के लिए, कुछ उनके लिए सीखने के लिए, जानने के लिए। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। आज का जो विषय हमने चुना है, हमने तो नहीं चुना है, जो एसएसए ने चुना है, वो है सेंसरी स्टिमुलेशन। बहुत आसान सा लगता है जब इस शब्द को हम सुनते हैं ऊपर से, कि हमारी सेंसेस है, सेंसेस को स्टिमुलेट कैसे करें, उत्तेजित कैसे करें, उनका इस्तेमाल कैसे करें, या बच्चे के सेंसेशन जो शक्ति है उसको कैसे हम डेवलप करें। लेकिन उसके ऊपर अगर आप विश्व भर में देखेंगे, ये सब्जेक्ट को बहुत ही एक अहम विषय के तौर पे लिया गया है। जब विकास की बात आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात आता है, शिशु विकास की बात आता है, या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की ट्रेनिंग की जब बात आता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की डेवलपमेंट की बात आता है, तो सेंसरी स्टिमुलेशन जो एक शब्द है, इसको बहुत ही अहम तरीके से लिया गया है। अनफॉर्चुनेटली आप जितने भी हमारे स्पेशल स्कूल्स या हमारे डिप्लोमा या बीएड या एमएड की जब करिकुलम को आप स्टडी करेंगे, सिलेबस को स्टडी करेंगे, तो इसमें आपको बहुत कम इनपुट मिलेगा। इसकी नॉलेज तो देते हैं, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, बहुत ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिसेस से दुनिया में आई है, बहुत ज्यादा थ्योरी इसके अंदर क्रिएट हुई है। अब कैसे इन सब थ्योरी को जान के, कैसे इतने सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को जान के हम अपनी क्रिएटिविटी को बच्चों के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक एक बच्चे के लिए हम आईपी में सेंसरी स्टिमुलेशन या सेंसरी इंटीग्रेशन को कैसे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसके ऊपर आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा जोर लगाने की हमें आवश्यकता है। तो उम्मीद है आज की इस सेशन के बाद आप लोगों की सबकी इस विषय के ऊपर रुचि जगेगी, और उस रुचि के आधार पे आप लोग इंटरनेट में या यूट्यूब में इसके ऊपर खोज करना शुरू करेंगे, रिसर्च करना शुरू करेंगे, और अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी नॉलेज को इस दिशा में थोड़ा सा डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले दिनों में आपके पास जितने भी स्पेशल नीड के बच्चे होंगे उनको डेफिनेटली बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट के अंदर, सेंसरी स्टिमुलेशन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखना पड़ेगा। वो सब कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है सेंसेशन। सेंसेशन की मतलब हम क्या समझते हैं? इट इज नॉलेज ऑफ आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड। जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड है, हमारी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया की जो ये नॉलेज है, जो ज्ञान है, ये पॉसिबल होता है, ये संभव होता है हमारी सेंसेस की जरिए से ही। हमारे अंदर जो सेंसेस है, इसके जरिए से ही इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड की जो है दुनिया पॉसिबल होती है। हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, ये बाहर से सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, और ये जो है नर्वस सिस्टम की इंपल्स के जरिए हमारी ब्रेन के अंदर स्पेशलाइज्ड पार्ट्स में ये सेंसेशन भेजती है। तो उसी से ही हमारी अंदर की और बाहर की दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आती। नेक्स्ट आएंगे हम अटेंशन की, क्योंकि सिर्फ सेंसेशन से काम नहीं चलेगा। आप चाहे या ना चाहे, इस वक्त अगर आप देखेंगे, आपकी सारे सेंसेस काम कर रही है। आपकी जीभ भी काम कर रहा है, आपकी नाक भी काम कर रहा है, आपकी आंख भी काम कर रहा है, आपकी चमड़ी भी काम कर रही है, सभी सेंसेस तो काम कर रही है। लेकिन इस वक्त मेरे बोलने के पहले इस वक्त आपकी मान के चलिए
घुटने की नीचे वाला एरिया में किस प्रकार का सेंसेशन है, मेरे बोलने के पहले आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। लेकिन वहां की चमड़ी में तो वो सेंसेशन तो थी, और वो सेंसेशन से वो ब्रेन को सिग्नल भी भेज रहा था, ब्रेन का वो पार्ट्स में वो सेंसेस का सिग्नल भी जा रहा था, लेकिन आपने, जब तक मैं नहीं बोला तब तक आपने ध्यान नहीं दिया। अभी मैं अगर आपको बोलूं कि आप आंखों से एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं, जब ऐसे बोलूंगा तब आंखों से आगे आप स्क्रीन में थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि अच्छा आंखों की बात हो रही है। अगर मैं आपको अभी बोलूं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आवाज कहाँ कहाँ से क्या क्या और आवाज आ रही है मेरी आवाज का अलावा, तब आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो आपको दुनिया भर की आवाजें नजर आएगी। तो सेकंड वाला जो पोर्शन है, जो सेंसेशन के बारे में समझने के समय हमें समझना होता है, वो सेकंड पोर्शन होता है अटेंशन, ध्यान देना। Attention is the process through which we can select certain information. अब इतने सारे आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, सारे सेंस ऑर्गन्स 24 घंटा 24 आवर्स, सोते समय सिर्फ आपकी आंख जो है बंद रहती है, उसका अलावा अगर आप देखेंगे सारे सेंसेस आपकी खुले हुए हैं। सोते समय भी आपकी नाक खुले हुए है, सोते समय भी आपका कान करीब करीब खुला हुआ है, आपकी चमड़ी खुली हुई है, जीभ आपकी ऑपरेशंस में है, सब सेंसेस तो खुले हुए हैं, हर समय खुले हुए हैं। तो ऐसे में ये जो इंफॉर्मेशन है 24 घंटा दुनिया भर के इंफॉर्मेशन आपके अंदर जा रही है। तो अटेंशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी सिलेक्ट सर्टेन इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन हम सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर में जिस तरीके से बहुत सारा चीजें डाल दिया, आप जो फिल्टर आप इस्तेमाल करना चाहती हैं वो फिल्टर से वही चीजें नीचे आएगी, फिल्टर करते हैं। और जो भी आपकी जरूरत का नहीं है, आपकी दिमाग के हिसाब से जो भी चीज जरूरत का, या आपकी इमोशंस के हिसाब से जो भी चीजें जरूरत का नहीं है, उसको आप उस वक्त उस पर्टिकुलर क्षण के लिए आप फिल्टर से बाहर कर देते हैं, और जो भी फिल्टर से आपको अंदर लाना होता है इंफॉर्मेशन, वो आप लाने देते हैं। एक्टिवेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड सार्स आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अटेंशन। अटेंशन देने के लिए हमें किसी चीज को एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे इस वक्त मैं कान को जोर लगाना चाहता हूं, तो कान के सेंसेशन को एक्टिवेट करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन या फोकस करना होता है, और मुझे ढूंढना पड़ता है कि कहां से आवाज आ रही है, मैं ढूंढूं। तो ये तीन चीजें जो एक्टिवेट करता हूं एक पर्टिकुलर सेंसेस को, फोकस या कॉन्सेंट्रेट करता हूं, और मैं ढूंढता हूं उस पर्टिकुलर सेंसेस से कि क्या स्टिमुलेशन आ रही है, इस प्रोसेस को हम लोग अटेंशन कहते हैं। साइकोलॉजी में व्याख्या करने की बहुत अलग अलग तरीका है, क्योंकि आज हम लोग सेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरी व्याख्या ज्यादातर जो है वो सेंस से रिलेटेड व्याख्या होगी। थर्ड जो चीजें आती है कि उसको हम कहते हैं परसेप्शन। परसेप्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको समझाने के लिए हम लोग बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देके हमारे स्टूडेंट्स को समझाते थे कि अंधेरे में या थोड़ी सी रोशनी में हमें एक रस्सी नजर आती है, तो नजर तो रस्सी की आई, देखा मैंने रस्सी, तो सेंसरी जो है वो रस्सी, ध्यान दिया, फोकस किया, आंखों से देखने की कोशिश किया, कंसंट्रेशन किया, अटेंशन किया, सब कुछ किया, अटेंड किया, तो रस्सी मुझे साफ लगी, एकदम से उछल गया मैं। तो ये जो देखना तो ठीक था, सेंसेशन भी बिल्कुल ठीक था, अटेंशन भी बिल्कुल मैंने ठीक डाला, लेकिन उस वक्त मुझे वो पर्टिकुलर चीजें जो है साफ नजर आई। तो ये जो नजर आई, इसमें कहीं ना कहीं मेरा ब्रेन बीच में आ गया, ब्रेन बीच में आ गया। जब ब्रेन को बीच में लेके आते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं माइंड को बीच में लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं बातें शुरू हो जाती है परसेप्शन की। द परसेप्शन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब अर्थ देना। कोई एक सेंस को, कोई एक स्टिमुलस को, कोई एक इंफॉर्मेशन जबकि आपकी ब्रेन में जाएगी, उसको हम लोग कोई नाम देते हैं, उसको कोई एक मीनिंग देते हैं, अर्थ देते हैं। इस प्रणाली को, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं परसेप्शन। अब उसमें कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं एक इंफॉर्मेशन को, एक सेंसरी ऑर्गन के हिसाब से एक अर्थ देने के लिए उसका एक आइडिया बनाते हैं, उस चीज को हम परसेप्शन कह सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग परसीव्स देयर वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ देयर मोटिवेशन। आपकी मोटिवेशन जैसा है, परसेप्शन ऐसा होती है। आपकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन जैसा होती है, आपकी परसेप्शन ऐसा होती है। कॉग्निटिव स्टाइल, आपका दिमाग का स्टाइल जैसा होता है सोचने विचारने की, उस हिसाब से आपको परसेप्शन दिखता है। और आपकी बैकग्राउंड जैसे होती है, आपकी ट्रेनिंग जैसे होती है, उस हिसाब से भी परसेप्शन चेंज हो सकती है। एक इंसान को जो है देखेंगे पुराने टाइम में, आजकल कुछ चेंज हो गया,
तो पुराने समय में हमारा पुलिस को लेके ऐसा परसेप्शन था कि पुलिस आ रही है तो जरूर किसी को डंडा मारने के लिए आ रही है, मारने के लिए आ रही है। ऐसा नहीं सोचते थे कि पुलिस आ रही है तो हमें मदद करने के लिए आ रही है। तो इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट अलग-अलग स्टेट में बहुत मुहिम चलाया उन लोगों ने, बहुत सारा सोशल वर्क किया, समाज के साथ जुड़ के काम करने की कोशिश की ताकि पुलिस देखने से आपके मन में वो विचार नहीं आए कि ये हमें मारने के लिए आ रही है, ऐसा विचार आए कि वो हमारे मित्र हैं, वो हमारे बंधु हैं, वो हमें मदद करने के लिए आ रही है। टीचर देखने से ही बचपन से हमें लगता था कि टीचर का मतलब है बहुत डरावना चीज, वो तो पिटाई करने आ रहे हैं, मारने के लिए आ रहे हैं, धमकाने के लिए आ रहे हैं। आजकल टीचिंग प्रोफेशन में देखिए हम लोग बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि टीचर की परसेप्शन को हम चेंज करें कि टीचर देख के लोगों को प्यार नजर आए, गाइडेंस नजर आए, लगाव नजर आए। तो ये जो ब्रेन वाली चीजें हैं आपकी, वो वाली चीज को आपकी ट्रेनिंग, आपकी एक्सपीरियंसेस, आपकी कॉग्निटिव स्टाइल, बहुत ज्यादा आपको भूख लगी हुई है तो सारा ध्यान जो है वो आपको खाने की तरफ जाता है, ना खाने वाले चीज में भी खाना नजर आता है। तो कोई घर में आ रहा है तो आपका मन कहता है कि ये कोई खाना लेके आ रहा होगा, तो मोटिवेशन से रिलेटेड है। आप मोटिवेटेड है उस पर्टिकुलर क्षण में किसी चीज के लिए, तो हर चीज में आपको उस चीज का जैसा ही देखने के लिए लगता है। तो जहां आप ब्रेन को लेके आएंगे, आपकी समझ को लेके आएंगे, आप एक सेंसरी स्टिमुलस को आप एक अर्थ देने की कोशिश करेंगे, उसका एक मीनिंग बताने की कोशिश करेंगे अपने मन के अंदर, उसको हम कहेंगे परसेप्शन। नाउ सेंसेशन एंड परसेप्शन आर टू सेपरेट प्रोसेस, ये दोनों बिल्कुल दो अलग अलग प्रोसेस है, दोनों भिन्न है। अटेंशन इन दोनों के बीच में आ जाता है। तो सेंसेशन तो एक प्रकार का आप समझ लीजिए एक मैकेनिकल सिस्टम हो गया, एक मशीन टाइप का सिस्टम हो गया, आपके अंदर कुछ मशीन्स लगे हुए हैं, जो मशीन जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन दुनिया से लाता है और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इस मशीन को आपने नाम दे दिया सेंसेशन का, ठीक है जी। और मशीन में जो फिल्टर लगी हुई है, जिस फिल्टर से कौन सा मशीन कब ऑन करता है, कौन सा मशीन कब ऑफ करना है, कौन सा मशीन कितना ज्यादा एक्टिवेट करना है, कौन सा मशीन में कब फोकस ज्यादा करना है, कौन सा मशीन में सर्च ज्यादा ढूंढना है, उस प्रणाली को हम अटेंशन कह रहे थे। और परसेप्शन कह रहे थे जब हम अर्थ देने की कोशिश कर रहे थे। परसेप्शन में हमने थोड़ा सा दिमाग को भी लेके आया, अपना मोटिवेशन को लेके आया, अपना एक्सपेक्टेशन उम्मीदों को लेके आया, अपने कॉग्निटिव स्टाइल को लेके आया, अपने कल्चरल बैकग्राउंड, अपना ट्रेनिंग, अपना एजुकेशन को लेके आ गया। तो ये दोनों सेपरेट चीजें हैं, लेकिन दोनों के बीच में रिश्ता जरूर है। तो जहां सेंसेशन नहीं है वहां परसेप्शन नहीं होगी। परसेप्शन होने के लिए सेंसेशन होना आवश्यक होगा, और बिना सेंसेशन के आप परसीव कर रहे हैं मतलब आप या फिर तो सपने में हैं या आप मानसिक रोग के शिकार हैं। बहुत ज्यादा घबराया हुआ, डरा हुआ आदमी उस वक्त बिना सेंसेशन के भी परसीव करता है, अरे पता नहीं कहां से आवाज आ रहा है, अब पता नहीं कौन आ रहा है। तो जब आपकी ब्रेन ठीक से काम नहीं कर सकता है, कर रहा है किसी कारण से, पर्टिकुलर क्षण में या मानसिक रोग में जब ब्रेन ठीक से काम नहीं कर सकता है, तब ऐसे समय में डेफिनेटली आपका बिना सेंसेशन के परसेप्शन होगा। लेकिन अदरवाइज ये दोनों बहुत ज्यादा जुड़े हुए चीजें हैं। सेंसेशन, उसके बाद अटेंशन, उसके बाद परसेप्शन, ये एक्चुअली तीनों ही बहुत इंट्रिगेटली जुड़े हुए चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें समझना है वो है सेंसेस इज इन इनपुट अबाउट फिजिकल वर्ल्ड ऑब्टेन बाय आवर सेंसरी रिसेप्टर्स। ये इनपुट मैकेनिज्म है, जो हमारी सेंसरी रिसेप्टर्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, ये हमारा इनपुट मैकेनिज्म है। और परसेप्शन जो है वो ब्रेन जो सिलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मीनिंग देता है, वो चीज है। सेंसेस जो है उसको फिजियोलॉजिकल मान सकते हैं, फिजिकल या मैकेनिकल टाइप के मान सकते हैं, जो परसेप्शन की बेसिस को क्रिएट करता है। और परसेप्शन ऑफ द सेम सेंसेस में वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब सेंसेस तो एक ही है, ये कप गर्मी है, ये कप गर्म है, ये किसी को भी बोलेंगे, किसी भी जानवर को बोलोगे, इंसान को बोलोगे, सबको वो सेम ही गर्म ही नजर आएगा। तो मतलब ये हो गया कि जो सेंसेशन है वो सबको एक जैसा ही होता है, लेकिन परसेप्शन हो सकता है सभी लोगों को अलग अलग हो, बिकॉज उसके साथ ब्रेन की बात आ जाता है, बिकॉज अर्थ देने की बात आ जाता है। तो सेंसेशन, आई रिपीट अगेन, सबके लिए एक जैसा होगा। अटेंशन हो सकता है सबके लिए थोड़ा थोड़ा अलग। इस वक्त आप किसी चीज में अटेंड कर रहे हैं, मैं किसी और पे अटेंड कर सकता हूं, मैं किसी ज्यादा अटेंड कर रहा हूं, आप थोड़ा कम अटेंड कर रहे हैं, मैं फिल्टर ज्यादा यूज कर रहा हूं, आप फिल्टर थोड़ा कम यूज कर रहे हैं, मैं कंसंट्रेशन फोकस ज्यादा कर रहा हूं, आप कम कर रहे हैं। तो अटेंशन में थोड़ा सा इंडिविजुअल वेरिएशंस आ सकती है। सिमिलरली परसेप्शन में डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड, कल्चर, आपका तौर तरीका, आपका सोच विचार, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी मोटिवेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन में बदलाव आ सकती है।
अब हम शब्द में जाएंगे। नेक्स्ट जो शब्द है वो है सेंसरी स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का हिंदी जो शब्द है वो उत्तेजित करना होता है। किसी एक सेंस ऑर्गन को या किसी एक सेंसेशन को जब हम उत्तेजित करते हैं उसको हम सेंसरी स्टिमुलेशन कहते हैं। ये इनपुट एंड सेंसेशन यू रिसीव व्हेन वन और मोर ऑफ योर सेंसेस इज एक्टिवेटेड। एक या दो सेंस को जब आप एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है जी, जो इनपुट आपको मिलती है उसको हम सेंसरी स्टिमुलेशन कहेंगे। आई रिपीट अगेन, एक या एक से ज्यादा सेंसरी ऑर्गन्स को जब हम एक्टिवेट कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, फोकस कर देंगे उसके ऊपर ज्यादा, तो जो इनपुट आपको आएगी, जो सेंसेशन आपकी तरफ आएगी, उसको हम कहेंगे सेंसरी स्टिमुलेशन। ये जो स्टिमुलेशन है ये बहुत अहम है शिशु के लिए। शिशु के लिए ये बहुत अहम होता है, इन्फेंट्स के लिए बहुत अहम होता है, बिकॉज उसी से उनको पूरा धरती जहां के जानकारी उनके अंदर आना है। और इसका जो यूज है उसका हम लोग इस्तेमाल जो होता है, हमारा डेवलपमेंटली डिलेड जो बच्चे हैं और हमारे जो स्पेशल नीड की बच्चे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं सेंसरी स्टिमुलेशन की। न्यूरोकॉग्निटिव जितने डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स ब्रेन से रिलेटेड हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट ओल्ड एज में भी जहां न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस होती है, जहां ब्रेन सिस्टम कमजोर हो जाती है, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। और पिछले 2-3 दशकों से आप देखेंगे सेंसेस को एक्टिवेट करने के लिए भी एक एक सेंसेस का, जैसे हियरिंग इंपेयरमेंट है, विजुअल इंपेयरमेंट है, तो विजन रिहैब, विजन स्टिमुलेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं। तो एक तो होता है नॉर्मल कैपेसिटी तक लाना, एक नॉर्मल कैपेसिटी से भी तेज कर पाना। तो आप देखेंगे ब्लाइंड इंसान जब होता है तो आप देखेंगे गांव में अक्सर कहते हैं इनकी तीसरी आंख है, इनकी सुनाई बड़ी तेज होती है। ऐसा नहीं होता है, बेसिकली ट्रेनिंग ज्यादा मिलता है तो तेज हो जाती है दूसरे सेंसेस या तीसरे सेंसेस। ब्रेन का भी वो वाला पार्ट, जिस पार्ट को आप ज्यादा सेंसेस देते हैं, ज्यादा ट्रेनिंग देते हैं, वो एक्टिवेट होने लगते हैं। तो विजुअल इंपेयरमेंट में भी विजुअल स्टिमुलेशन, हियरिंग इंपेयरमेंट में भी हियरिंग स्टिमुलेशन काम में आ रही है, डेवलपमेंटली डिलेड चिल्ड्रन में काम में आ रही है, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में काम में आ रही है। तो सेंसरी स्टिमुलेशन हैज इमर्ज्ड एज ए मेजर माइलस्टोन in terms of early intervention for many disorders, disabilities। और इसमें जब मैं अर्ली इंटरवेंशन वर्ड यूज कर रहा हूं, शिशु में तो है ही है ये वर्ड, लेकिन एडल्ट एज में भी जब कोई एक पर्टिकुलर सेंस की काम खत्म हो जाता है या ब्रेन पर्टिकुलर पेशेंट में काम नहीं करता है, तब भी हम इसकी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो शब्द इंपॉर्टेंट आती है समझने के लिए, वो शब्द है सेंसरी प्रोसेसिंग। सेंसरी प्रोसेसिंग, सेंसेशन को प्रोसेस करना, दिमाग की तौर पे प्रोसेस करना। अब उसमें ये एक मेथड है जो नर्वस सिस्टम, आपकी जो ब्रेन की जो सिस्टम है वो रिसीव करता है, सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है, सेंसेशन को, और समझता है, अंडरस्टैंड करता है एनवायरनमेंट को, माहौल को। तो रिसीव करना, ब्रेन में उसको ऑर्गेनाइज करना और समझना, इस चीज को हम सेंसरी प्रोसेसिंग कहते हैं। अब इस चीज में जब भी कोई कमी आएगी, रिसीव करने की कमी की बात नहीं हो रही, रिसीव करना, ऑर्गेनाइज करना और समझना, इस चीजों में अगर कोई कमी आएगी तब हम जो शब्द का इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, बिकॉज प्रोसेसिंग में हमारे 3-4 चीजें हमने मिला दिया था। सेंस को रिसीव करना, मतलब सेंसरी मोडालिटी, सेंसरी ऑर्गन्स होना, स्टिमुलेशन होना, अटेंशन देके उसको रिसीव करना, फिर परसेप्शन देके उसका ऑर्गेनाइज करना, उसको समझना। ये पूरे प्रोसेस को जब कहीं दिक्कतें आएगी तब हम उसको कहेंगे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। आपकी शरीर उस समय या आप उस समय अनेबल हो जाएंगे, आप कामयाब नहीं होंगे किसी चीज को परसीव करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए या रेस्पॉन्स देने के लिए। स्टिमुलेशन तो आ रही है आपके पास, क्योंकि स्टिमुलेशन को आपने ठीक से अंदर ले नहीं पाया, स्टिमुलेशन को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया, स्टिमुलेशन को प्रोसेस नहीं कर पाया, स्टिमुलेशन को समझ नहीं पाया, तो आपकी जो रेस्पॉन्स होगी, आप जो रेस्पॉन्स देंगे वो आप ठीक से नहीं दे पाएंगे। तो उसी डिसऑर्डर को हम कहेंगे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब बहुत अहम होती है
कि इसकी ट्रेनिंग होती है आज की डेट में। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विज्ञान की तरीके से पूरे दुनिया में प्रैक्टिस हो रही है, इवॉल्व हो रही है। बहुत सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। अब ये समय आ गया कि स्पेशल एजुकेटर्स की इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, और इस चीज के ऊपर जब आप ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन। सेंसरी इंटीग्रेशन, आप लोगों ने ये सब सुना होगा। सेंसरी इंटीग्रेशन शब्द काफी सारा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या शहरों में या आपकी व्हाट्सएप में, फेसबुक में खूब आते रहता है इसके ऊपर। तो समझ लीजिए सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब वही है। जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कोशिश करते हैं, उसको सेंसरी इंटीग्रेशन कहते हैं। नाउ सेंसरी इंटीग्रेशन कहाँ यूज होता है, उसको समझाने के लिए आपको अगर बताना हो, ये थ्योरी और ट्रीटमेंट है जो सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो भी डिसऑर्डर या डिसफंक्शन हो सेंसरी प्रोसेसिंग में, उसको ठीक करने के लिए हम लोग सेंसरी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं। अब इसका कुछ मेन पॉइंट्स समझने की कोशिश करते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन जो शक्ति है आपके अंदर, ये आपका जन्मगत इनेट, जन्म से ही ये आपकी एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस, ये न्यूरोलॉजिकल एक कैपेसिटी आपके अंदर है, जिसके तहत आप सेंस को, अलग अलग जो इंफॉर्मेशन बाहर से आते हैं, उसको आप इंटीग्रेट कर पाते हैं, अपने अंदर ले पाते हैं सेंसेशन को, और उसका अर्थ दे पाते हैं। ये आपकी एक जन्म से ही एक कैपेसिटी आपके अंदर है। बच्चा जन्म होता है तो वो कैपेसिटी कम रहता है, अगला 1, 2, 3 साल में वो पूरी तरह से वो न्यूरोबायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसका वो विकसित हो जाता है, जिसके अंदर वो अलग अलग सेंसेशन 24 घंटा उसके अंदर जाता है, वो अंदर लेता है ब्रेन के अंदर, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको मीनिंग देता है, उस हिसाब से वो रेस्पॉन्स करता है। ये जन्म से ही आपका एक बायोलॉजिकल चीज है जो जन्म से आपके अंदर रहता है। डिसऑर्डर जबकि हम बात करेंगे, ठीक है जी, तो इनपुट इंटीग्रेट नहीं हो रहा है आपका ठीक से, इनपुट जो है ऑर्गेनाइज ठीक से नहीं हो पा रही है आपकी, और जिसकी वजह से आप उसका अर्थ ठीक से नहीं दे पा रहे हो, और आपकी जो विकास में वो बाधा दे रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में वो बाधा दे रहे हैं, आपकी व्यवहार, स्टिमुलस आता है तो आपको रेस्पॉन्स देना पड़ता है, उसी को साइकोलॉजी में हम व्यवहार कहते हैं। तो आपकी व्यवहार में भी परेशानियां, तकलीफ आती है। अब इसका अगर डोमेन्स देखेंगे, सेंसरी स्टिमुलेशन के क्या क्या एरियाज होते हैं। आमतौर पे अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग एरियाज से आपको इसको मिलेगा। मैं अपने हिसाब से कुछ अपने तरीके से बता रहा हूं आपको। पहले है स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक स्टिमुलेशन डोमेन है जो स्पीच थेरेपिस्ट वगैरह अक्सर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज डोमेन में हम सेंसरी स्टिमुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। जाने अनजाने में बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तब से शुरू होती है। आप जो भी बोलते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, आवाज आता है, बातें करते हैं। आप लोगों ने महाभारत का कहानी सुना था कि मम्मी के पेट में होते हुए ही उसको सारा चक्रव्यूह का पता लग गया था। तो आप समझते हैं वैदिक टाइम से चला आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि शिशु जो है बच्चे का पेट से लेके बड़े होने तक हर वक्त जो है स्पीच और लैंग्वेज की उसको स्टिमुलेशन मिलते हैं, मिलते रहना चाहिए। जितना ज्यादा मिले उतना ज्यादा ही कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट जो डोमेन है वो है मोटर डेवलपमेंट। मोटर मतलब आपकी शरीर की मांसपेशी के मदद से, हड्डियों की मदद से आप जब अपना किसी भी बॉडी पार्ट को हिलाते हैं, उसको हम मोटर कहते हैं। मोटर मूवमेंट, मूवमेंट से रिलेटेड है मोटर वर्ड, मोटर डेवलपमेंट। इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं आप। एक ग्रॉस मोटर, ग्रॉस का मतलब है मोटा मोटा मसल की जब मूवमेंट होता है उसको ग्रॉस मोटर कहते हैं। सूक्ष्म छोटे छोटे मसलों की मूवमेंट जब आप करते हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स की जब आप मूवमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं फाइन मोटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि गर्दन सीधा कर पाना, बैठ पाना, उठ पाना, खड़े हो पाना, जम कर पाना, चल पाना, दौड़ पाना, कूद पाना, पैर के ऊपर चढ़ पाना, ये सारे ग्रॉस मोटर में आएंगे। एक कप को उठा पाना, पेन को उठा पाना, स्क्रू ड्राइवर को खोल पाना, ताला का चाबी खोल पाना, एक कागज को फाड़ पाना, ये सारे कार्य में आप देखेंगे मेरे छोटे छोटे मसल की मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। जब छोटे छोटे मसल की इस्तेमाल की मैं बात कर रहा हूं, तब हम उसको यूज करेंगे फाइन मोटर। तो इसके विकास के लिए सेंसरी स्टिमुलेशन की हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा आता है
कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव वर्ड का मतलब अगर घरेलू भाषा में हम बात करें, हम दिमाग की बात कर रहे हैं, बुद्धि की बात कर रहे हैं, रीजनिंग की बात कर रहे हैं, लॉजिकल की बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी सेंसरी स्टिमुलेशन अहम आवश्यक मुद्दा हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के लिए भी बहुत ज्यादा सेंसरी स्टिमुलेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जब स्पेशली जब आप चिल्ड्रन विद ऑटिज्म को देखते हैं तो आपको लगता है ये चीजें कि सोशल डेवलपमेंट के साथ सेंसरी स्टिमुलेशन का बहुत ज्यादा रिश्ता है, कि समाज के साथ किस तरीके से हम डील करेंगे, समाज में अलग अलग परिस्थिति में हमारा क्या व्यवहार होगा, अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हालात में हम किस प्रकार के व्यवहार करेंगे, उस पोर्शन, वो जो विकास का एक बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा है, उस मुद्दे के लिए भी सेंसरी स्टिमुलेशन आवश्यकता होगी। नेक्स्ट जो बहुत ही अहम है, जो नया नया अभी हमें पता लगा है विगत कुछ सालों में, कि आईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग पहले कहते थे, फिर बात आई तो हम कहने लगे कि एसक्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोशल क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग लेटेस्ट नॉलेज जो हमें मिली है, लेटेस्ट नॉलेज में हमें ये पता लगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली हो रही है। चलिए नेक्स्ट जो है, आई एम सॉरी, जो नेक्स्ट एरिया हम बात कर रहे थे, वो बात कर रहे हैं इमोशन की, बात कर रहे थे इमोशन। तो इसको पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे, लेकिन आजकल जब हमने धीरे धीरे स्टडी किया तो पता लगा अचीवमेंट करने के लिए, लाइफ में आगे सक्सेसफुल होने के लिए जितना इंपॉर्टेंट आईक्यू है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाया गया था कि एसक्यू, सोशल क्वोशंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि सामाजिक दिशा में जो ज्यादा तेज होगा वो शायद आईक्यू से भी ज्यादा काम करेगा बच्चों में। लेकिन विगत कुछ सालों में, पिछले एक दशक में आप अगर देखेंगे जितने सारे स्टडीज आई हुई है, उसमें ये पाया गया है कि एसक्यू से भी ज्यादा इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी हमने पाया कि अप्रोप्रिएट सेंसरी स्टिमुलेशन होना जरूरी है। जितना बढ़िया सेंसरी स्टिमुलेशन होगा उतना आगे जाके शायद इमोशनल डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा टारगेट आएगा। अब हम देखेंगे फोकस ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन। सेंसरी स्टिमुलेशन की फोकस क्या क्या एरिया में है, तो इसी चीज को, सेम चीज को आप अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेंथनिंग इमोशनल बॉन्ड, सेंसरी स्टिमुलेशन कैसे करे हमारी इमोशनल बॉन्ड एक दूसरे के साथ बढ़े, मम्मी और बच्चे में बॉन्ड कैसा सेंसरी स्टिमुलेशन करे कि मम्मी और बच्चे की बॉन्ड, रिश्ते स्ट्रांग हो, अटैचमेंट ज्यादा हो, या सिबलिंग्स में अटैचमेंट ज्यादा हो, या पापा और बच्चे में अटैचमेंट ज्यादा हो, या फॉर दैट मैटर अभी आपकी अगर बात करें टीचर और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग ज्यादा हो। तो ये हमारा एक फोकस रहेगा सेंसरी स्टिमुलेशन का। मैसाज करना एंड सेंसरी स्टिमुलेशन देना, डेवलप नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स की जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है, नेचुरली पेरेंट जो है बच्चे से प्यार करता है, बच्चे से इंटरेक्शन करना चाहता है, बच्चे से बातें करना चाहता है। आप अगर जानवरों में भी देखेंगे तो आपको पाएगा कि नेचुरली एक मदर, एक पेरेंट जो है बच्चे के प्रति एक अलग तरीके से बिहेवियर करते हैं। तो उस चीज को हम कैसे विकास करें उसके ऊपर हम जोर लगा सकते हैं, ये हमारा एक फोकस बनता है। सपोर्ट नेचुरल डेवलपमेंट, बच्चे की जो नेचुरल विकास है, प्राकृतिक जो विकास होती है, प्राकृतिक विकास की जो एक तरीका होती है, जो एक शैली होती है, जो एक प्रोसेस होती है, जो एक स्टेप्स होती है, उसको हम सपोर्ट करें। तो ये हमारी कुछ फोकस होती है सेंसरी स्टिमुलेशन की। नेक्स्ट आप देखेंगे हम लोग अर्ली स्टिमुलेशन के लिए क्या क्या चीजों को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अगर हम अर्ली स्टिमुलेशन की बात कर रहे हैं, किन किन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे उसको आपको थोड़ा सा ध्यान दें। हम पहला तो है एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। जब हम आम स्कूलों में जाते हैं, आम टीचरों से डील करते हैं, ये चीजें समझाना बड़ा मुश्किल होता है टीचर को कि हर एक बच्चा अलग है। तो ऐसे में स्पेशल एजुकेटर्स के लिए आप समझिए कि हर एक बच्चा स्पेशल नीड बच्चा तो और कितना अलग होगा। तो एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, इसको हम ध्यान में रखें। पैरामीटर्स फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे की डेवलपमेंट की, विकास की जो अलग अलग पहलू है, सारे पहलू को हमें ध्यान में देना होगा अगर हम स्टिमुलेशन की बात कर रहे हैं।
डू नॉट फोर्स द चाइल्ड, बच्चे को फोर्स ना करें, प्रेशर डाल के, डांट के, फटकार के, जबरदस्ती करके अगर आप समझ रहे हैं कि स्टिमुलेशन हो पाएगी, नहीं। स्टिमुलेशन इज ए मैटर ऑफ जॉयफुल एक्सपीरियंस, दिल खुश होके, आनंद लेके, एक्टिवेट होके, मुझे सेंसेस को एक्टिवेट करा के, फोकस करके किसी चीज में मेरे को इन्वॉल्वमेंट होने से ही मेरा सेंसरी विकास होगा, तो फोर्स करके नहीं हो पाएगी आपकी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है प्ले विद द चाइल्ड। सबसे बढ़िया जो मोडालिटी है, वो हम बाद में धीरे धीरे जाएंगे अंदर, लेकिन सबसे जो बढ़िया मोडालिटी है जिससे सबसे ज्यादा सेंसरी स्टिमुलेशन पॉसिबल है, वो है प्ले। प्ले के जरिए ही आप जितने भी सेंसेस हैं सबकी विकास के ऊपर सबसे बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो प्ले इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि हमारा वैदिक साइंसेस में अगर आप देखेंगे, हमने तो वहां कहा था कि 10-12 साल तक तो प्ले का अलावा एजुकेशन के नाम पे कुछ था नहीं, एंड दैट इज टुडे कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट मोडालिटी ऑफ एजुकेशन। कई सारा कंट्रीज है विश्व के जो प्राइमरी एजुकेशन में या एलिमेंट्री एजुकेशन में या नर्सरी किंडरगार्टन एजुकेशन में सबसे जो बेस्ट देश माना जाता है, फॉर एग्जांपल स्वीडन, डेनमार्क, नेदरलैंड, इस टाइप के देश हैं। भूटान भी है हम लोगों के पास में, जो अच्छे देश हैं। उसका अगर आप देखेंगे तो अर्ली चाइल्डहुड में या चाइल्डहुड में प्ले को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। हमारे देश जैसा नहीं है, तीसरे साल से लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं, एंड वी एक्सपेक्ट कि बच्चा 6 साल के हो जाए तो लिख रहे हैं, पढ़ रहा है। रिश्तेदार मिलने के लिए जाए तो मम्मी पापा तुरंत बोलता है अंकल को एबीसीडी सुनाओ, अंकल को पोएम सुनाओ, अंकल को नंबर सुनाओ। तो ये तो गलत कल्चर है। तो प्ले को एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में आपको लेना होगा अगर आप सेंसरी स्टिमुलेशन की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे इंडियन कल्चर में न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनली बहुत अच्छा था। अभी दोबारा रिवाइवल हुई है, काफी कल्चर में हम लोग समझने लगे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन एक बहुत अहम है। अनगिनत विटामिन और बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिनरल्स होती है जो एक शिशु की विकास के लिए जरूरत होती है। इन विटामिन और इन मिनरल्स की कमी से सेंसरी डेवलपमेंट में बाधा आ सकती है। इसीलिए हमें ये भी देखना होगा, ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि शिशु की, बच्चे की न्यूट्रिशन एडिक्वेट हो। जैसे साउथ में, जब मैं साउथ इंडिया में था तो एक विलेज में हमने स्टडी किया कि गरीबी बहुत ज्यादा है। उसके बगल में भी एक विलेज है, गरीबी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक विलेज में विकासात्मक तौर पे, हेल्थ के तौर पे बहुत परेशानी थी, दूसरे विलेज में कम परेशानी थी। काफी सारा चीजें मिलता जुलता था, तो क्या चीजें नहीं मिलता था उसके ऊपर खोज हुई, तो पता लगा ड्रामस्टिक लीव्स, ड्रामस्टिक के पेड़, सजीना, सजीना क्या कहते हैं मैडम आप लोग? ड्रामस्टिक, हाँ सजीना कहते हैं। चलिए कोई नहीं, वो लंबा लंबा किस्म के एक डंडा होता है जो आप लोग जो सांभर खाते हैं डोसा के साथ, उसमें मिलते हैं टुकड़े। तो उसको खाना, उसके पत्ती को खाना, वो एक गांव में बहुत कॉमन था। देखिए छोटी सी चीजें हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि इसमें तो दुनिया भर के न्यूट्रिशन भरी हुई है। तो इस तरीके से अलग अलग कल्चर में, अलग अलग प्रांत में लोकली अवेलेबल ऐसे दुनिया भर के चीजें हैं जिससे हम न्यूट्रिशन प्लानिंग कर सकते हैं। भारत बहुत, हम लोग बहुत गौरव करते हैं कि बहुत चीजों में हम लोग विश्व के बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन मैं आपको बताते हुए बहुत दुख हो रही है कि पंजाब में तो शायद नहीं है, लेकिन ओवरऑल इंडिया की न्यूट्रिशन की हालत बहुत खराब है। माल न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज्यादा है, एंड गुड न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो बहुत बुरा हालत है। जैसे कि पंजाबी लोग बड़े हट्टे खट्टे होते हैं, उसमें आप मत जाइए कि दे आर वेल नरिश्ड, मे नॉट बी, ऐसा जरूरी नहीं है। ओबेसिटी और गुड नरिशमेंट में फर्क है। तो नरिशमेंट के ऊपर फोकस थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। बच्चे की एक्सप्लोर करने की एनवायरनमेंट होना, ऐसा परिवेश होना जिसमें बच्चा एक्सप्लोर कर सके। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है अलग अलग सामग्रियों के साथ, अलग अलग सामान के साथ, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ मिलजुल के खोजबीन करते रहना, नेचुरली उसका अवसर मिलना। जैसे जैसे शहरी लाइफ होते जा रही है, जैसे जैसे अर्बन लाइफ होते जा रही है, जैसे जैसे आपका 2 कमरों की, 3 कमरों की, 4 कमरों की या 4 दीवारों की घरों में हम बंद होने लगी है, ऐसे ऐसे बच्चों की एक्सप्लोरेशन की जो एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है, वो खोते जा रही है। जहां जहां एक्सप्लोरेशन की मौका खोते जाएगा, वहां वहां आपकी सेंसरी स्टिमुलेशन नेचुरली कम होते जाएगी। अगर हम
अपनी मैं चाइल्डहुड की बातें करूं तो दिन में तो कम से कम 4-5 घंटा जंगलों में, गांव में, नदी में, तालाब में, पहाड़ में, पेड़ पौधे, ये वो दुनिया भर के जानवर वानवर, पता नहीं कहाँ कहाँ के साथ दुनिया में रहते थे। हजारों प्रकार की एक्सपीरियंसेस हमें नेचुरली होती थी, हजारों प्रकार की अपॉर्चुनिटीज मिलता था हमें एक्सप्लोर करने की। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आज मैं अपने बच्चों को देखता हूँ जो दिल्ली, मुंबई या शहरों में है, तो ऐसा चीजें हो गया कि उनके लाइफ में तो वो चीज रह ही नहीं गई है, ना जंगल है, ना नदी है, ना तालाब है, ना पेड़ पौधे है, ना जानवर है, ना कुछ है। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। जहां अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है वहां डेफिनेटली सेंसरी स्टिमुलेशन कम होती है। तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पुराना गांव तो अभी मिलेगा नहीं। तो आपको स्कूल की एनवायरनमेंट में क्रिएट करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से बच्चे को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे। नेक्स्ट इज इंटरेक्शन इज बेटर देन ऑब्जर्वेशन। अब कई पब्लिक स्कूलों में, हाई फाई स्कूलों में आप जाएंगे, वो लोग कंप्यूटर में जो है, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, आईफोन में, पैड में, मोबाइल फोन में और स्क्रीन में 3D रूम, फलाना ठमकाना, दुनिया भर का चीजें दिखाए जा रहे हैं। माँ बाप, माता पिता भी खुश, बच्चे भी खुश। और उसका सीडी, उसका पेन ड्राइव, उसका वीडियोज वगैरह घर में भेज देते हैं और घर में भी बच्चा खूब देखता है। लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है लोगों को, बड़े बड़े स्कूलों में टीचिंग प्रोफेशंस को, या बदमाशी करके नहीं कर रहे हैं, कि ऑब्जर्वेशन और इंटरेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। देखना और किसी चीज में खोजबीन में करने में शामिल होना। तो कैसे आप इस चीज को बैलेंस करेंगे? हमें आईसीटी चाहिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें ऑडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, मान लिया। लेकिन जब हम सेंसरी स्टिमुलेशन की बात करेंगे तो इंटरेक्शन, नेचर के साथ इंटरेक्शन, जानवरों के साथ इंटरेक्शन, हर एक पहलू के साथ इंटरेक्ट करना, मुझे खोजबीन करना, टच करना, स्मेल करना, उसके साथ कुछ करना, वो बहुत आवश्यक होती है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक बिल्ली का बच्चा घर ले आया, तो मैं उस बिल्ली के बच्चे को देखता हूँ, 24 घंटे में 22 घंटा वो तो एक्सप्लोर करने में लगा रहता है, इंटरेक्ट करने में लगा रहता है। उसको पत्थर मिल जाए, बालू मिल जाए, काठ मिल जाए, लक्कर मिल जाए, टुकड़ा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, इट इज ऑलवेज इंटरेक्टिंग, इट इज ऑलवेज इंटरेक्टिंग। उस बिल्ली को अगर मैं मान लीजिए एक कमरे में बिठा के बंद करके उसको टीवी स्क्रीन में मैं ये सारा चीजें दिखाते रहता, ये लो बालू, ये लो पहाड़, ये लो पेड़, ये लो फल, ये फ्रूट, ये घड़ी, ये नदी, ये वो, तो आप सोचिए कितना बड़ा अंतर आता। कैसा बिल्ली बनता हो अगर उसको वीडियो में ही दिखाते रहता है ये सारे चीजें। तो ये बहुत बड़ी अंतर है। आप छोटा एक कुत्ते का बच्चे को देखिए, एक बिल्ली का बच्चे को देखिए, आपको तब ये असर नजर आएगा कि हालांकि वो बिल्ली को अब जंगल नहीं मिल रहा है, मेरा घर ही मिल रहा है। वो कुत्ते को अब पुराना जंगल नहीं मिल रहा है, मेरा घर ही मिल रहा है, लेकिन नेचुरल इंस्टिंक्ट है। उसके मम्मी और वो मिलके जितना ज्यादा हो सके इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं माहौल के साथ, वातावरण के साथ, उसके आसपास जो चीजें हैं। और आजकल हमने बच्चों से वो चीजें छीन लिया और ऑब्जर्वेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन एक छोटी पार्ट है, इंटरेक्शन बहुत बड़ी चीज है। तो इंटरेक्शन के ऊपर फोकस बढ़ाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है अटेंटिवनेस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अटेंशन देना। अब बच्चे को छोटी उम्र से ही हमने टीवी में लगा दिया, मोबाइल में लगा दिया, वीडियो गेम्स में लगा दिया। ऐसे में उस बच्चे को जब आप बोलते हैं बेटा थोड़ा पार्क घूम के आ, बेटा थोड़ा जंगल घूम के आ, बेटा थोड़ा खेती घूम के आ, अब उस बच्चे की ध्यान खेती में, पार्क में, जंगल में या गाय में, भैंस में लगता नहीं है, अटेंशन ही नहीं है उसका ये सब चीजों के प्रति। तो किस तरीके से आप इंश्योर करेंगे कि इंटरेक्शन तो देना है, बच्चे का अटेंशन भी होना है, ध्यान भी होना है हर चीजों में। कोई भी एक्टिविटी आप करा रहे हैं, अगर बच्चे का दिल या ध्यान अगर उस एक्टिविटी नहीं है, वो मोबाइल में है, लैपटॉप में है, उसका टीवी में ध्यान जा रहा है, उसका गाने में ध्यान दे जा रहा है, कब मोबाइल मिले सारा ध्यान उसी में बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली हमारी सेंसरी स्टिमुलेशन कामयाब नहीं होगी। तो अटेंटिवनेस के ऊपर भी आपको फोकस थोड़ी सी करनी होगा। वैरायटी यूज करने के ऊपर फोकस करें। वैरायटी जितना ज्यादा अलग अलग तरीके से वैरायटी आप यूज करेंगे उसके ऊपर आप कोशिश करें। मैं अभी बिल्ली का एग्जांपल दे रहा था, उसका रोज नया नया कुछ ना कुछ चीजें उसको देने से ही उसका दिल लगता है। कल जैसे मैं कागज का लड्डू बना के दिया तो खेला, थोड़ी देर बाद उस लड्डू से खेलना बंद कर दिया, तो मुझे एक अलग प्रकार का सामान लाना पड़ा उसके साथ खेलने के लिए। तो वैरायटी अलग अलग लाने की आप कोशिश करें। बच्चे की क्यूरोसिटी जो है,
इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। बच्चे थोड़ी सी छोटी उम्र में दिखता है बच्चा इसको छूना चाहता है, कुछ इसको मुंह में डालना चाहता है, किसी चीज को फाड़ना चाहता है, किसी चीज को तोड़ के देखना चाहता है, किसी चीज को और ज्यादा वो मांगना चाहता है। तो उस चीज को डेफिनेटली हजार्ड होती है, डेंजर होती है कई चीजों में, वो अलग बात है। बट बाय नेचर, बाय कैरेक्टर, हम किस तरीके से बच्चे की क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई करेंगे, उस चीज के ऊपर ध्यान देना है। हर चीजों में ना ना, ये मत कर, वो मत कर, ये टच मत कर, वो नहीं, मोबाइल पे हाथ लगाते ही टूट जाएगा, लैपटॉप में हाथ लगाते ही टूट जाएगा, ये कलम में हाथ लगाते ही ये तो फेंक देगा, चाकू में हाथ लगाते ही तेरा हाथ टूट जाएगा। हर चीजों में अगर हम बच्चे की क्यूरोसिटी को रोकने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी विकास में, स्टिमुलेशन में बाधा आती है। नेचुरली केयर लेनी पड़ेगी, आपको सेफ्टी देखना होगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि बच्चे की क्यूरोसिटी के ऊपर हम बाधा ना डाल रहे हो। एक्सप्रेसिव होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कई टीचर हैं जो कम बातें करते हैं, कई टीचर है ज्यादा बातें करते हैं, और कई टीचर है बहुत ज्यादा बकबक कर सकते हैं। जब आप स्टिमुलेशन की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए वो बकबक करने वाला टीचर बड़े कामयाब है। हमें बहुत ज्यादा बोलने वाले टीचर की आवश्यकता है छोटे बच्चों के साथ, अगर आप स्टिमुलेशन की बात करेंगे। अब नाउ एक्सप्रेसिव में एक एलिमेंट तो बोलने वाला हो गया। मुंह लटका के मैं बोलता रहूं, बच्चे का ध्यान आता नहीं है, उसका फायदा कम मिलता है। शेयरफुल होके, हंसमुख होके, अलग अलग एक्सप्रेशन बना के बोलूं, उसका रेस्पॉन्स ज्यादा आता है। हाथों से भी जेस्चर वगैरह करके मैं कुछ बोलूं, उसका रेस्पॉन्स और ज्यादा आएगा। वॉइस को ऊपर नीचे करके, मॉड्यूलेशन करके मैं कुछ एक्सप्रेस करूं, उसका असर और ज्यादा आएगा। नाच भी लूं, गा भी लूं, अलग अलग पोएट्री भी कर लूं, अलग अलग तरीके से एक्टिंग भी कर लूं, एक्सप्रेशन के अंदर तो बहुत दायरा आते जाता है। तो कितना ज्यादा आप एक्सप्रेसिव हो पाएंगे वो आप देखिए। हम सब में ये कौशल, हम सब में ये कला है। उम्र बढ़ते बढ़ते हम ये कौशल और कला को भूल जाते हैं। वही टीचर जो बिल्कुल मुंह लटका के हमेशा एक ही वॉइस में स्टूडेंट से बात करते हैं, उसी टीचर के घर में एक जब 4 महीने की बच्चा होता है और उस टीचर की गोदी में हम इस बच्चे को दे देते हैं, अब 10 मिनट उस टीचर की वीडियो बनाइए। 10 मिनट के अंदर वो टीचर 50 शकल बनाएगा, उस बच्चे से बातें करने की कोशिश करेगा, इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, पता नहीं कौन सा राम कहानी सुनाएगा, जबकि वो 4 साल के बच्चे को कुछ भी एक भी शब्द तो समझ में आ नहीं रहा है। उसके बावजूद भी कभी जीभ निकाल रहा है, कभी आंख निकाल रहा है, कभी कुछ शक्ल बना रहा है, उसके साथ बातचीत करने की कोशिश तो कर रहा है। उसका मतलब ये एक्सप्रेशन की कला हम सब में है। धीरे धीरे वो कला हमारी कम हो जाती है। तो जब आप टीचर की प्रोफेशन में हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्सप्रेसिव। आपकी हाथों से बातें होना चाहिए, आपकी बॉडी से बातें होना चाहिए, आपकी शक्ल से बातें होना चाहिए, आपकी स्माइल से बातें होना चाहिए, आपकी आंखों से बात होना चाहिए, आपकी बातों से भी बात होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करें। पेशेंस एंड बी ऑब्जर्वेंट, ये दोनों भी बहुत बढ़िया क्वालिटी है जो टीचरों को डेवलप करना होगा। पेशेंट होना, धीरज रखना, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ऑब्जर्वेंट होना, अब ध्यान देके देखिए कि बच्चे की किस चीज में ध्यान जा रही है, कौन सा चीज में वो फोकस कर रहा है, कौन सा में नहीं कर रहा है, किस चीजों के प्रति उसका क्यूरोसिटी ज्यादा हो रही है, किस चीज के प्रति क्यूरोसिटी कम हो रही है। इस वक्त मेरा क्यूरोसिटी सारा, मैं एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ काम कर रहा हूं मान लीजिए, इस वक्त मेरा सारा क्यूरोसिटी, सारा फोकस, सारा अटेंशन जो है इस पेन में जा रहा है, और आप जो है जबरदस्ती इस वक्त जबरदस्ती लगे पड़े हुए हैं, मेरा जो है अटेंशन जो है आपको ABCD में लगाने के लिए, तो वो कामयाब नहीं होती है। तो आप पेशेंटली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा इस वक्त जो है मेरा ध्यान जो है इस पेन में है। तो किस तरीके से आप ऑब्जर्व करते हुए, पेन के साथ एक गेम खेलते हुए, इसी पेन से आप A लिखवाने की तक जा पाएंगे पेशेंटली। तो वो एक पेशेंट टीचर्स जो है, टीचर्स की कामयाबी होगी। तो बी पेशेंट एंड बी ऑब्जर्वेंट एंड ऑल्सो बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होना बहुत आवश्यक है कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल हो सकता है, एक बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, उसके ऊपर भी थोड़ा सा आप लोग गौर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि सेंसेशन जो चीज है, अलग अलग जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग साइंस के हिसाब से उसको अलग अलग तरीके से व्याख्या गया है। आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि हमारी 5 सेंसेस होती है, लेकिन जो डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट हैं या
फिजियोथेरेपिस्ट हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो सेंसेस जो है वो 8 अलग-अलग टाइप के होते हैं। पहला आप सबको पता है विजुअल, देखने वाली सेंस। सेकंड भी आप सबको पता है सुनने वाली सेंस, ऑडिटरी सेंस कहते हैं। थर्ड टैक्टाइल, टच, टच छूने वाला, जो आपकी चमड़ी है उससे आती है, टच टैक्टाइल कहते हैं। फोर्थ ऑल्फैक्टरी, ये भी आप सबको पता है, सूंघने वाला, ऑल्फैक्टरी स्मेल नाक के अंदर होता है जिससे हम लोग अलग अलग टाइप के स्मेल ले सकते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रेटरी, जो जीभ का टेस्ट वाली बात करते हैं आप, नमक, मिर्ची, मसाला, चीनी, वो गैस्ट्रेटरी के अंदर आता है। उसके बाद के जो 3 है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, जो हमें कई जगह कई टीचरों को शायद पता नहीं है, या पता होने से भी उसकी प्रैक्टिस हम कम करते हैं। पहला है वेस्टिबुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, स्पीच एंड हियरिंग डेवलपमेंट के लिए, मोटर डेवलपमेंट के लिए, अलग अलग प्रकार के विकास के लिए बहुत जरूरी सेंस होती है वेस्टिबुलर सेंस। ये हमारी कान के अंदर कुछ नलियां हैं, उसको सेमी सर्कुलर कैनल कहते हैं, उसके अंदर कुछ फ्लूइड है, कुछ पानी टाइप की चीजें हैं, उसकी बैलेंस की वजह से जो है वो सेंस आती है। उसके अंदर बहुत छोटे 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 हेयर टाइप के, बाल टाइप के चीजें हैं, जिससे कि वेस्टिबुलर सेंसेस डेवलप होती है। इसी सेंस के वजह से आप सीधा खड़ा रहते हैं, इसी सेंस के वजह से आप जो है बैलेंस बनाते हैं अपना। तो ये आप देखेंगे, जैसे आपको किसी सर्कल में बहुत देर आपको गोला घुमा दिया, उसके बाद आपको छोड़ दिया, आप गिर पड़ते हैं, आप सीधा नहीं रह पाते हैं। कारण ये है वो आपकी अंदर की जो फ्लूइड था, वो फ्लूइड घूम गया, और जब आपको खड़े होने के लिए बोलते हैं आप खड़े नहीं हो पाते। तो वेस्टिबुलर सेंसेस में जब प्रॉब्लम्स आता है या वेस्टिबुलर सेंसेस प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं होता है, तो बच्चे की बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और सरफेस के साथ, किसी एक ग्राउंड के साथ अपना पोजीशन को मेंटेन करने में दिक्कतें आती है। तो वेस्टिबुलर सेंसेस स्पेशली चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, इनके साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। 5-6 अलग अलग झूले, मान लीजिए ऐसे वाले चलने वाले झूले हैं, आगे से पीछे जाने वाले झूले हैं, साइड टू साइड जाने वाले झूले हैं, या रोलिंग रोलिंग टाइप के ऐसा गोल जाने वाले झूले हैं, ऐसा एस स्टाइल में जाने वाले झूले हैं। अलग अलग टाइप के हम लोग एक्टिविटी में बच्चे को इस सेंस को डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब छोटे देखेंगे, एकदम जब जब छोटे थे, आप खुद भी जो है बहुत ज्यादा पलटियां मारते थे। कभी ऐसे पलटी मारना, बिस्तर मिलते ही पलटी मारना शुरू हो जाता था, या कोई रास्ता मिल गया उसके अंदर नीचे से आप जो है कुत्ता बिल्ली जैसा आप चलने में आपको बहुत मजा आता था। तो नेचुरली ये चीजें हम में थी, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल बनते चला गया, हमने वो सारे एक्टिविटीज छोड़ दिए हैं। एज ए रिजल्ट वेस्टिबुलर सेंसेस कम विकसित होने लगी है। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे जाके। तो बहुत सारे एक्टिविटीज है जो आप करा के वेस्टिबुलर सेंस को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है प्रोप्रियोसेप्टिव। प्रोप्रियोसेप्टिव, प्रोप्रियोसेप्टिव में जो है वो मेनली आपका जॉइंट्स और मसल से रिलेटेड है। जॉइंट्स जो है, आपके जितने भी शरीर के जॉइंट्स है, बोन के जो जॉइंट्स है, वो जॉइंट्स के साथ जुड़े हुए, मान लीजिए बोन है, जॉइंट्स के साथ जुड़े हुए मसल्स हैं, या कुछ सॉफ्ट टिश्यूज है, लिगामेंट्स है, स्किन के बहुत जो अंदर वाला हिस्सा होता है, डीप स्किन, तो ये वाला जो एरिया है, यहां से आपको प्रोप्रियोरिसेप्टिव सेंस आता है। तो वो वाला सेंस भी विकसित करने की कई बार जरूरत होती है। नेक्स्ट जो है आपका लास्ट वाला जो है इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोसेप्शन, बॉडी का फीडबैक जो है, हमारी अपनी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स की जो फीडबैक आती है, जैसे आपने भूख लगी, आपको अंदर से आवाज आई, फीडबैक आई कि मेरे को भूख लगी है, मेरे को प्यास लगी है, कहां से आई, कौन सा सेंस ने ये बताया आपको। तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की जो अवेयरनेस है, उस चीज को हम लोग इंट्रोसेप्शन कहते हैं। एक और कई बार जुड़ जाती है, उसको हम लोग काइनेस्थेटिक कहते हैं, दैट इज रिलेटेड टू मूवमेंट। मूवमेंट वाला जो एक सेंस होती है, उसको कई बार काइनेस्थेटिक भी कहते हैं। तो वो भी अलग अलग सेंसेस होती है। तो आप देखेंगे ये अलग अलग सेंसेस की अलग अलग आप एक्सरसाइजेस, अलग अलग लेवल्स होगी, उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। अब जैसे वेस्टिबुलर सेंसेस की हम बात कर रहे थे,
तो उसके लिए हम लोगों ने जब चेकलिस्ट बनाना कोशिश किया कि विकासात्मक तौर पे उसका चेकलिस्ट बनाया जाए कि सबसे आसान से सबसे डिफिकल्ट टास्क तक कैसे जाए, तो दोनों हाथ के ऊपर बैलेंस बनाना, दोनों पैर के ऊपर बैलेंस बनाना, अ, जो है हाथ पीछे रख के खड़े होना, एक टांग के ऊपर खड़े होना, तो अलग-अलग टाइप के एक्सरसाइज से हम लोगों ने ट्राई किया। फिर उसके बाद अलग-अलग एक्सरसाइज, अलग-अलग झूले-वूले की ट्राई किया। इस तरीके से अलग-अलग सेंसेस के लिए टीचरों को बच्चे की उम्र को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग एक्सरसाइजेस करनी होगी, तब आपको ये चीजें डेवलप होगा। अब अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इस चीज को आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारा इंजन ये जो है काम करता है, तो आप देखेंगे सेंसरी पार्ट में सबसे नीचे जो है टैक्टाइल, वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्शन, ऑल्फैक्टरी, विजुअल, ऑडिटरी, गैस्टेटरी, ये सारे सेंसेस आती है। ये सेंसेस की जैसे ही आप स्टिमुलेशन अच्छा करेंगे, आगे जाके क्या क्या चीजों में उसकी असर होगी वो हम थोड़ा सा देखेंगे। पहला असर जो आपको दिखेगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन में इसकी असर दिखेगा। सेकंड, ऑकुलर मोटर कंट्रोल, आपकी ऑरल मोटर कंट्रोल, उसमें आपकी असर दिखेगा। पोस्चरल एडजस्टमेंट, अलग अलग जगह में हम किस प्रकार का पोस्चर बनाएं कि हमारी बॉडी एडजस्टेड रहे, पोस्चरल एडजस्टमेंट, पोजीशन एडजस्टमेंट ऑफ द बॉडी, उसके ऊपर काम आएगा। बॉडी स्किन, बॉडी को समझने वाली चीजों में काम आएगा। रिफ्लेक्स मैच्योरिटी, रिफ्लेक्स, अलग अलग जब स्टिमुलेशन आता है, हम कई बार बिना सोचे रेस्पॉन्स देना होता है। जैसे अभी मेरे हाथ ऐसे जाते जाते मान लीजिए गर्म चाय पे गिर गई, तो हाथ तुरंत वहां से उठ जाता है। चलते चलते पैर के नीचे एक पिन आ गया, तो तुरंत ही हम हाथ पैर को वहां से उठा लेते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग रिफ्लेक्सेस होती है। तो रिफ्लेक्सेस की मेच्योर होने में काम करेगा आपको। एबिलिटी टू स्क्रीन इनपुट, इतना इनपुट आपके अंदर आ रहा है अलग अलग सेंसेस से, जब सेंसरी स्टिमुलेशन प्रोग्रामिंग बेटर होगा, तो आपकी एबिलिटी टू फिल्टर ऑल दिस सेंसेस, फिल्टर करने की जो शक्ति है, फोकस करने की शक्ति आपका बढ़ेगा। पर्सनल सिक्योरिटी, दिस इज फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, जो पर्सन एक कहीं भी रहता है वो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी उसको ज्यादा होगी। अवेयरनेस ऑफ टू साइड्स ऑफ द बॉडी, लेफ्ट एंड राइट की जो अवेयरनेस होती है, छोटे जब थे तो बहुत सारे एक्सरसाइज हम लोग करते थे, बहुत सारे गेम होता था लेफ्ट राइट को लेके, तो अवेयरनेस ऑफ टू साइड्स ऑफ बॉडी आपकी डेवलप होगा। मोटर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बाद में जाके आप जैसे ड्राइविंग करते हैं, आप लिखते हैं, तो मोटर प्लानिंग, कल शायद हमने बात किया था प्रैक्टिस स्किल की, कि कोई भी एक छोटा काम करने के लिए हमारी बॉडी की अलग अलग पार्ट की मूवमेंट को लेके बहुत सारे स्टेप्स मिला जुला के उस काम को की जाती है। वो जो स्टेप्स होती है वो इतना तो सोचते नहीं है। आपने बोला पेन देने के लिए, मैंने उठा के आपको पेन दे दी, एक सेकंड में उठाया, एक सेकंड में पेन दे दी। लेकिन आप अगर उसको रिवर्स बैक गियर में जाके अगर देखेंगे, कौन सा हाथ से पेन उठाना होगा, कौन सा उंगली से पकड़ना होगा, कैसे पकड़ना होगा, किस तरीके से उस प्लेन को लेना होगा, किस तरीके से आपको देना होगा, वो 10 12 15 20 स्टेप्स एक सेकंड में हमने कर दी। तो वो पूरा प्लानिंग का जो सिस्टम है उसको मोटर प्लानिंग कहते हैं। थेरेपी में कई बार उसको प्रैक्टिस कहते हैं। तो उसका विकास में ये आपका सेंसरी डेवलपमेंट आपका काम करेगा। और फाइनली ये चीजें जब आपकी अच्छा होगा, तो आप जाके आगे की जो रिजल्ट देखेंगे वो एकेडमिक लर्निंग, पढ़ाई लिखाई में बच्चे के रिजल्ट आपको अच्छा दिखेगा, डेली लिविंग एक्टिविटीज में रिजल्ट अच्छा दिखेगा, बिहेवियर में अच्छा रिजल्ट दिखेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सेंसरी स्टिमुलेशन आपके अंदर अलग अलग तरीके से आ रहा है, स्टिमुलेशन को आप कैसे रेस्पॉन्स दे रहे हैं, उसी को बिहेवियर कहते हैं। अब वो बहुत सारा सेंसरी स्टिमुलेशन मिला के आपने एक बिहेवियर दिया, या छोटा सा एक सेंसरी रेस्पॉन्स आया आपने एक बिहेवियर दिया, वो अलग अलग बातें हैं। लेकिन बिहेवियर का मतलब ही है सेंसरी का रेस्पॉन्स। तो बिहेवियर में आपकी फर्क आएगा। लैंग्वेज स्किल्स, सुनने की स्किल और बोलने की स्किल में आपकी बहुत ज्यादा असर आएगा। विजुअल स्पेशियल परसेप्शन, आप कहाँ हो, आपके पीछे क्या है, आपके ऊपर क्या है, आपके आगे क्या है, आपके दाहिने क्या है, बाएं क्या है, इसको हम कहेंगे विजुअल स्पेशियल परसेप्शन। इसको ओवरऑल इंप्रूव होगा आपका। अटेंशन सेंटर फंक्शंस, दिमाग के ध्यान देने वाली जो हमारी शक्ति है, उसमें आपको असर दिखेगा। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि अगर डिस्फंक्शन हो, कहीं अगर समस्या हो, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है।
अगर कोई भी सेंसरी एरिया में हमारे डिस्फंक्शन हो तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो थोड़ा कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे आपको आगे की बातें समझ में आ जाएगी। पहला आप देखिए विजुअल डिस्फंक्शन, अगर आंखों में कोई डिस्फंक्शन हो तो क्या होगा। तो विजुअल ट्रैकिंग, किसी भी चीज को आंखों से फॉलो कर पाना, उसको हम ट्रैकिंग कहते हैं। तो विजुअल ट्रैकिंग में आपकी ट्रबल आएगी। ब्राइट कलर सेंसिटिविटी टू ब्राइट कलर, सेंसिटिविटी टू लाइट, स्पेशली फ्लैशिंग लाइट को लेके आपकी सेंसिटिविटी आएगी। डिफिकल्टी डिस्क्रिमिनेटिंग फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, कोई भी चीजें होती है इस वक्त, जैसे मेरा फोरग्राउंड में मैंने आपका लैपटॉप का स्क्रीन को रखा, तो मेरे बैकग्राउंड में जो है वो एक कुर्सी है, उसके नीचे दूसरा कुर्सी है, उसके नीचे कुछ मूर्तियां है, उसके पीछे जो है वॉल है, वॉल में एक टीवी लगा हुआ है। तो ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, फोरग्राउंड में मैंने ये रखा तो बैकग्राउंड में 5-6 स्टेप्स में जाके अलग अलग चीजें आई है, उसको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम आएगी। डिस्लेक्सिया एंड अदर लर्निंग डिसेबिलिटीज, अगर विजुअल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होगी तो डिस्लेक्सिया हो सकता है और लर्निंग डिसेबिलिटीज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। डिफिकल्टी रीडिंग नॉन वर्बल क्यूज, बातों का अलावा भी आंखों से, आपकी हाथों से, आपके चेहरों से, आपकी शक्ल की एंगल से आप एक्सप्रेशन करते हैं, वो सब चीजें समझने में दिक्कतें आ सकती हैं। सिमिलरली ऑडिटरी डिस्फंक्शन की अगर आप बात करेंगे, कान से सुनने की अगर डिस्फंक्शन की बात करेंगे, हम, आप ध्यान में रखिएगा मेरे शब्दों को, मैं ऑडिटरी डिस्फंक्शन वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं ऑडिटरी लॉस की इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, बिकॉज फिजिकल लेवल में बात करेंगे तो ऑडिटरी लॉस की बात करेंगे। हम ऑडिटरी डिस्फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल जाके हम ऑडिटरी परसेप्शन की बात कर रहे हैं। ये सुनने में भी हो सकता है दिक्कत हो सकता है अटेंशन में दिक्कत हो सकता है परसेप्शन में दिक्कत हो, प्रोसेसिंग में दिक्कत हो। तो ऑडिटरी डिस्फंक्शन में आप देखेंगे मेमोरी खराब हो सकती है। सीक्वेंसिंग, ऑडिटरी सीक्वेंसिंग स्किल, कौन सा चीज के बाद क्या मेरे को सुनाई दिया, उसको प्रोसेसिंग स्किल्स को दिक्कत आ सकती है। डायरेक्शन फॉलो करना, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया मुझे, बेटा ऐसा करना, तो दाहिने जाके टेबल के ऊपर ग्लास रखा हुआ है, ग्लास में पानी लेके आना। अब इसमें मैंने आपको 4-5 चीजें बता दी कि जाना, गिलास उठाना, पानी लेना, फिर आना, तो ये है अलग अलग डायरेक्शन। तो फॉलोइंग डायरेक्शंस में दिक्कत आ सकती है आपको। अटेंशन, ध्यान देने में आपको दिक्कत आ सकती है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर आपको हो सकती है। लाउड एनवायरनमेंट, जहां आवाज ज्यादा हो वहां आपका एंजाइटी या आपकी मेंटल वेलनेस इफेक्ट हो सकती है, आपका परफॉर्मेंस वहां इफेक्ट हो सकती है। WH, कौन, कहां, कब, ये वाले जो सवाल है, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, वो वाले WH वाले जो क्वेश्चंस है, कौन, कहां, कब, कैसे, वो वाले सवाल में उनको दिक्कत आ सकती है। उनके सोशल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स जो है उसमें उनको दिक्कतें आ सकती है। नेक्स्ट आता है टेक्टाइल डिस्फंक्शन, अगर आपकी श्वेत चमड़ी की अगर डिस्फंक्शन हो, टेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर हो, टेक्टाइल सेंसरी डिस्फंक्शन, तो कहाँ कहाँ इफेक्ट हो सकती है, उसमें भी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। टच से हो सकता है आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। अभी जैसे मेरे शरीर जो है ऊपर से लेके नीचे तक, शरीर के अलग अलग स्किन पार्ट जो है अलग अलग चीजों के साथ टच में है, लेकिन इससे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ। हाँ, कोई चींटी काट लिया, कहीं से कुछ खुजली होने लगा या कहीं कुछ चढ़ गया कीड़ा, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, अदरवाइज राइट नाउ मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूँ। जबकि मेरे स्किन में 50 जगह में 50 चीजों की टच हो रही है। लेकिन जब टेक्टाइल डिस्फंक्शन होगी, हो सकता है ये सब चीजों से मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगूं। इम्पेयर्ड सोशल स्किल, सोशल स्किल में बाधा हो सकती है। आप पूछेंगे कैसे बाधा हो सकती है, सोशल स्किल और टेक्टाइल का क्या संबंध है। आपने मुझे हाथ मिला दिया, मुझे इरिटेशन हो गई। आपने मेरे पीठ में थप थप कर दिया, मुझे इरिटेशन हो गई। आपने मुझे हाथ पकड़ लिया, मेरी इरिटेशन हो गई। आपने जाते जाते मेरे पीठ में एक थप्पड़ मार के चला गया दोस्ती यारी में, उससे मुझे इरिटेशन हो लगी। तो सोशल स्किल्स भी इम्पेयर्ड हो सकती है। इमेजिनेशन आपकी अफेक्टेड हो सकती है। आपकी एक्सपीरियंसेस, क्योंकि टच से आपको तकलीफ हो रही है तो आप टच कम कर रहे हैं, जब टच से आप कम कर रहे हैं आपकी एक्सपीरियंस भी लिमिट हो सकती है। एक आदमी का अगर आप बताएंगे कि आपको किसी भी चीज को टच ही नहीं करना है जिंदगी में, या टच करने से आपको जलन होती है, खुजली होती है, तकलीफें होती है, तो आपकी ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो लाइफ में
कम हो सकती है, इनफ्लेक्सिबल एंड रिजिडिटी आ सकती है। ऐसे इंसान को फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपने कहा मुझे इस टाइप का बेडशीट में सोना है, अब मेरी किसी तरह से आदत हो गई इस टाइप का बिस्तर में सोने की। अब टेक्टाइल डिस्फंक्शन की अगर प्रॉब्लम है, आप जैसे बेडशीट बदलेंगे तो मेरे लिए तकलीफ हो गई। मेरे को ऐसा चम्मच ऐसा प्लेट में खाना खाना है, अब चम्मच प्लेट बदलेंगी तो मुझे तकलीफ है। ऐसा कुर्सी में बैठना है, अब कुर्सी बदल दिया तो स्किन का टच बदल गया तो तकलीफ हो रही है। ऐसा कपड़े पहनना है, अब कपड़े धोने से भी तकलीफ, ना धोने से भी तकलीफ। तो रिलेशनशिप ड्रॉ करना बड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है कि कौन सा चीज का डिस्फंक्शन जाके किसका जिंदगी में कहाँ असर डाल रही हो। कि टेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से जो है एक आदमी किसी के शादी में जा ही नहीं पा रहा हो। तो रिजिडिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी देखना होगा। ईटिंग चैलेंजेस, अब देखिए डिस्फंक्शन है टेक्टाइल की और असर पड़ रही है खाने में, क्योंकि खाने के साथ टच का संबंध है। टेस्ट तो आपके जीभ करेगी, ठीक है, टेस्ट जीभ करेगी, और बाकी के माउथ के बाकी के पार्ट उस चीज को देख के बता सकता है ना कि ये हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा है। टेस्ट एक अलग चीज हो गई, टेक्सचर एक अलग चीज हो गई। आपके मुंह में अगर पत्थर डाल दिया तो जीभ कहेगा टेस्ट इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन बाकी के स्किन कहेगा ये पत्थर है। तो दो अलग अलग चीजें हैं। तो डेफिनेटली जो टेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा आपका, ईटिंग में भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएगा, खाने में भी चैलेंजेस आ सकती है। वही वाला रिजिडिटी वाली जो चीज है वो खाने में भी शायद दिखे। ग्रूमिंग प्रॉब्लम, ड्रेसिंग ग्रूमिंग प्रॉब्लम हो सकती है। टेम्पर टेंट्रम, बच्चे में बिहेवियर प्रॉब्लम, जो बिहेवियरल चैलेंज हम देखते हैं, गुस्सा करना, जिद करना, सामान फेंकना, दूसरों को मारना, खुद को मारना, इस प्रकार के अलग अलग टाइप के बिहेवियर आपको दिख सकते हैं, स्पेशली इन रेस्पॉन्स टू टच। मैं एक बार गुड़गांव में एक बहुत बड़ा पब्लिक स्कूल में मुझे बुलाया था, शायद कोई अवार्ड वगैरह देने के लिए, और उस बच्चा छोटा सा था, उसको फर्स्ट प्राइज मिला। बच्ची छोटी सी थी, आई थिंक 7-8 साल की थी। तो उसको फर्स्ट प्राइज मिला तो मैं उसका कंधे में हाथ रख के ऐसे शाबाशी दिया। जैसे ही ऐसा थोड़ा सा हाथ लगाया, वो लड़की बहुत ज्यादा चीख दी, एकदम से चीख के एकदम से मेरे को पैर से थोड़ा सा लात जैसा मार के भाग गई। तो यही एक एग्जाम्पल है कि उस बच्चे का बहुत ज्यादा टेक्टाइल डिस्फंक्शन था, और मेरा हाथ मेरे लिए वो छोटा सा थपथपी था, हो सकता है उसके लिए वो बहुत बड़ा कोई एक स्टिमुलेशन था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था उसके लिए। तो बहुत ज्यादा ये चीजें दिख सकती है कि टेक्टाइल डिस्फंक्शन में बिहेवियर प्रॉब्लम्स का भी रिलेशनशिप आ सकता है। मैं बोल इसलिए रहा हूं आप लोगों को ये सब चीजें, कई बार इसका रिलेशनशिप निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि है टेक्टाइल डिस्फंक्शंस और खाना नहीं खा रहा है टेक्टाइल डिस्फंक्शंस और जो है सोशली किसी के साथ बातें नहीं करना चाहता है, किसी के साथ मिलना नहीं चाहता है, किसी के साथ खेलना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि खेलने से उसको कोई ना कोई टच करेगा, तो उस चक्कर में वो खेलने नहीं जाता है। तो ये बहुत इंट्रिकेटली रिलेटेड होता है कि कौन सा डिस्फंक्शन जाके कौन सा एक्टिविटीज को उसका हैम्पर कर रहा है और कैसा कैसा बिहेवियरल रेस्पॉन्स उसका आ रहा है। नेक्स्ट आता है वेस्टिबुलर, जो मैं बोला था आपको, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन रिलेटेड वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन। उसमें आप देखेंगे उसमें आ सकता है एक्सेसिव मूवमेंट, हर वक्त जो है बच्चा मूवमेंट कर रहा हो, क्योंकि वो स्टिमुलेशन लेने की कोशिश कर रहा हो, उसका एडजस्टमेंट ठीक नहीं हुआ हो, तो मूवमेंट जितना ज्यादा कर रहा हो, अलग अलग टाइप का मूवमेंट कर रहा हो, रेस्टलेसनेस ज्यादा हो रहा हो, एक जगह टिक नहीं पा रहा हो, ऐसा लग रहा हो उसको बहुत ज्यादा असंतुष्टि हो रही है, डिस्ट्रक्टिबिलिटी ज्यादा हो रहा हो, किसी चीज में ध्यान नहीं दे पा रहा हो, एक चीज में ध्यान देता है तुरंत उधर ध्यान देता है, कई कई अलग अलग जगह हर चीजों से ध्यान फोकस जो है, अटेंशन एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह, इस प्रकार का डिस्ट्रक्टिबिलिटी ज्यादा हो रहा हो, रिस्क टेकिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर रहा हो, जिस मान लीजिए रॉड में चढ़ना आपको डर लग रहा है, जिस बिल्डिंग में आपको चढ़ने के लिए बहुत डर लग रहा है, ऐसा रिस्क में उसको बड़ा मजा आ रहा है, तो रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज हो सकता है उसका ज्यादा हो रहा हो। स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा हो, बिकॉज वेस्टिबुलर सेंसेस के साथ स्पीच एंड लैंग्वेज का भी कनेक्शन है। पोस्चर और मसल टोन, पोस्चर खराब हो रहा हो, वेस्टिबुलर सेंसेस में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे सीधा देख बैठने में मजा आ रहा है, ऐसे करने में मुझे और मजा आ रहा है, ऐसे करने में और मजा आ रहा है। हो सकता है वेस्टिबुलर सेंसेस में प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे को ऐसे करने में ही मेरा बॉडी एडजस्टमेंट में मजा आ रहा है, टेढ़ा बैठने में ही मुझे मजा आ रहा हो, तो पोस्चर में इफेक्टेड आ सकती है। मसल टोन में इफेक्ट आ सकती है। नॉर्मली आप देखेंगे मसल टोन का मतलब होता है आपका मसल का जो एक प्रकार का टाइटनेस टाइप का एक रहता है मसल में, उसको हम लोग मसल टोन कहते हैं।
फीमेल्स में देखेंगे टाइटनेस थोड़ा कम होगा, मेल्स में देखेंगे टाइटनेस थोड़ा ज्यादा होगा। जो ज्यादा स्पोर्ट्स वगैरह करेगा उसमें टाइटनेस ज्यादा होता जाएगा, जो कम खेलेगा कूदेगा उसका ढीला ज्यादा होगा, लूज ज्यादा होगा। उम्र बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि सबकी थोड़ी सी पहले से जो है जवानी के टाइम से थोड़ा ज्यादा ढीला होता जाएगा मसल्स, उस इसको मसल टोन कहते हैं। तो मसल टोन भी इन बच्चों में अफेक्टेड हो सकता है। कई बार मसल टोन बहुत टाइट हो जाता है इन बच्चों में, और कई बार ऐसे बच्चे भी हमें मिलते हैं जिसमें मसल टोन बहुत लूज होता है, वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन। देन प्रोप्रियोसेप्टिव जो डिस्फंक्शन है उसमें आप देखेंगे आते जाते टकरा जाना, टेबल से टकरा रहा है, कुर्सी से टकरा रहा है, इंसान से टकरा रहा है, क्रैश कर जाना, कहीं से टकरा जाना, उस टाइप के बिहेवियर आपको दिखेंगे। ये वाला कैटेगरी में भी आपको रिस्क टेकिंग बिहेवियर दिखेगा। ऐसे ऐसे जगह जहां आम इंसान को बहुत डर लग रहा हो, इस बच्चे को डर नहीं लग रहा हो और ऐसे खेल वो खेल रहा हो। च्यू करना, जो चीजें मान लीजिए आपको तो स्विंगम चबा के मजा आता है, लेकिन काठ चबा के भी मजा आना, पेन चबा के भी मजा आना, हर चीजों को मुंह में डाल के जो है उसको चबा के मजा लेना, ये दिख सकती है आपको। डीप प्रेशर इनपुट, प्रेशर का बहुत ज्यादा मजा आना। आप अगर मुझे कभी कभी तो होता है, हमें भी मजा आता है जब थकान उकान हो जाती है, थोड़ा सा डीप प्रेशर अगर हमें कोई मसाज करता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन आमतौर पे हर वक्त ऐसा किसी को मजा नहीं आ सकता है। लेकिन जिनको इस टाइप की समस्या हो सकती है उनका डीप प्रेशर जो है वो उनको हर वक्त उनको चाहिए होता है। ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जिनको बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो हमें पता है इस बच्चे का इस पर्टिकुलर डिस्फंक्शन है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, तो हमें पता है उसके हाथ दोनों को लेके जब हम दबाने लगते हैं, डीप प्रेशर उसको देने लगते हैं, तो वो काम हो जाता है क्योंकि उसका वो जरूरत हो जाता है ज्यादा। मोटर प्लानिंग का प्रॉब्लम, थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हम लोग मूवमेंट की स्टेप्स को प्लानिंग करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। सेल्फ एस्टीम में बाधा हो सकती है। सेल्फ एस्टीम मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, उसको सेल्फ एस्टीम कहते हैं, उसमें भी कमी आ सकती है। पेन के लिए, दर्द के लिए ओवर या अंडर रेस्पॉन्सिव हो सकते हैं, जैसे कि गर्मी से हाथ जल रहा है और उसको महसूस ही नहीं हो रहा। और दूसरा एक ऐसा भी बच्चा हो सकता है जिसको गर्मी लगी ही नहीं, हल्का सा लगी और चिल्ला रहा है बहुत ज्यादा। तो पेन का टॉलरेंस का जो कैपेसिटी है, पेन का जो सेंसेशन है, एक नॉर्मल रेंज है जिसमें आप सह सकते हो, एक नॉर्मल रेंज होता है जिसमें आप कहते हो कि बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, तो वो सेंस जो है लॉस हो सकता है। हो सकता है बहुत कम पेन में बहुत ज्यादा रिएक्शन दे रहा हो और बहुत ज्यादा पेन में भी रिएक्शंस बिल्कुल नहीं आ रही। दूसरा एक चीज जो आजकल आप लोग सुनते हैं वो है सेंसरी डाइट। सेंसरी डाइट, तो ये भी एक बहुत ही केयरफुली डिजाइन एक्टिविटी प्लान है, हर बच्चे के लिए अलग से किया जाता है। अब उस डाइट का अर्थ जो है ये खाने से नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप सेंसरी डाइट शब्द की इस्तेमाल करेंगे, डाइट का मतलब हम लोग समझते हैं आमतौर पे खाना, तो यहाँ सेंसरी डाइट का मतलब होता है सेंसरी स्टिमुलेशन लेने की बात हो रही है, सेंसरी स्टिमुलेशन लेने की बात हो रही है। तो आमतौर पे हम सबको खाना चाहिए, इस तरीके से आमतौर पे हम सबको सेंसरी डाइट चाहिए ही चाहिए। जितना ज्यादा बढ़िया बैलेंस सेंसरी डाइट किसी को मिलेगा उतना ही बढ़िया उसका विकास होगा। जिस तरीके से खाना जरूरी है इस तरीके से सेंसरी स्टिमुलेशन भी हमारे लिए जरूरत है। लेकिन जब आप आईपी बात करेंगे, बच्चे की विकास की बात करेंगे, स्पेशल नीड बच्चों की बात करेंगे, डिसेबल चिल्ड्रन की बात करेंगे, उनके लिए हो सकता है आपको अलग से सेंसरी डाइट प्लानिंग करनी होगी। वो इंडिविजुअलाइज्ड होगा, पर्सनलाइज्ड एक्टिविटी प्लान होगा, और जिसके वजह से आप उम्मीद कर सकते हैं उस इंसान की जो है विकास भी अच्छा होगा, फोकस भी रहेगा, और वो बंदा जो है ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। ऑर्गेनाइज्ड रहेगा मतलब वो एक प्रकार का उसका बिहेवियर जो है सटीक रहेगा और नॉर्म के साथ, रूल्स के साथ चलने लायक बनेगा, जिससे अच्छा बढ़िया सेंसरी डाइट आप बना पाएंगे। तो वो सेंसेशंस को टॉलरेट कर पाएगा। जो सेंसेशंस आ रही है, अलग अलग जगह से जो सेंस आ रही है, इनपुट आ रही है, उसको वो हजम कर पाएगा, टॉलरेट कर पाएगा। ऐसा नहीं कि ज्यादा आवाज आ रहा है तो मैं चीख रहा हूं,
कोई पर्टिकुलर आवाज जो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, वो मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली आवाज हो रही है। तो थोड़ी देर पहले कहा, थोड़ा सा टच से मैं चिल्लाने लगा हूं, थोड़ा सा अलग टाइप का टेस्ट आ गया तो पूरा खाना ही फेंक दिया। तो इसको कहता है इंटॉलरेंट होना। तो टॉलरेशन जो है वो बढ़ेगी आपकी सेंसेशन की। चैलेंजिंग जितने सिचुएशंस आएंगे, ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस में आपका सेंसरी टॉलरेंस बढ़ाने की काम आएगी, आप अगर सेंसरी डाइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे। इमोशन रेगुलेशन में काम आएगा, आपका इमोशन जो है, आवेग जो है, चिल्लाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, दुखी करते हैं, एग्रेशन में आ जाते हैं। इमोशनल बैलेंस आप देखेंगे ऑटिज्म बच्चों में अक्सर हमें दिखता है, उसको बैलेंस बनाने के काम में आएगा। अलर्ट रहने में, अटेंशन को फोकस करने में, अलर्ट रहने में मदद आएगा। अटेंशन स्पान, कितना देर तक आप किसी चीज में ध्यान दे पाते हैं, अटेंशन स्पान बढ़ाने में आपको काम में आएगा। सेंसरी सीकिंग बिहेवियर कम होने में काम आएगा। सेंसरी सीकिंग बिहेवियर, मेरे को कोई पर्टिकुलर सेंस का ज्यादा जरूरत है, तो मैं ऐसे हरकतें करते रहता हूं जिससे जो है वो सेंस मेरे पास ज्यादा है। मान लीजिए मेरा टेक्टाइल सेंसरी सीकिंग है, मेरे को चमड़ी से ज्यादा सेंसेशन लाने की मेरी ऐसा कोई जरूरत है, ऐसा कोई बीमारी है, ऐसा कोई डिसऑर्डर है, तो हर वक्त मैं चीजों को टच करते रहता हूँ, हर वक्त खेलते रहता हूँ, हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसे करते रहता हूँ, तो वो सेंसरी सीकिंग कहेंगे। और दूसरा जो है वो सेंसरी अवॉइडिंग है, कि उस पर्टिकुलर चीजों को मुझे बिल्कुल अवॉइड ही करना है। आवाज से मुझे तकलीफ है तो कहीं भी आवाज आई तो मुझे भागना है, चीखना है, चिल्लाना है। तो सेंसरी सीकिंग वाला या सेंसरी अवॉइडिंग जो बिहेवियर है वो कंट्रोल में आपके काम में आ सकता है। और ट्रांजिशन जो होता है एक माहौल से दूसरा माहौल, एक क्लास से दूसरा क्लास, क्लासरूम से रिमीडियल सेक्शन, रिमीडियल सेक्शन से डांस क्लास, डांस क्लास से थिएटर क्लास, थिएटर क्लास से प्लेग्राउंड, ये अलग अलग माहौल में जब होता है, फिर स्कूल से घर, घर से बाजार, बाजार से घर के पास का गार्डन या प्लेग्राउंड, ये अलग अलग जगह में जब हम बच्चे को भेजते हैं उसको कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में भी स्ट्रेस कम होगी, तकलीफ कम होगी, ट्रांजिशन आसानी से बच्चा कर पाएगा अगर हम अप्रोप्रिएट सेंसरी डाइट हम बना पाएंगे। जितना भी अभी तक हमने सीखा है इन सबको मिला जुला के अगर हम बेहतर सेंसरी डाइट प्लान कर पाएंगे तो ये सब चीजों से हमें मदद मिलेगा। तो सेंसरी, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक प्रकार का एक डिटेक्टिव जैसा बनना पड़ेगा, एक ऑब्जर्वर जैसा बनना पड़ेगा, एक इंस्पेक्टर जैसा बनना पड़ेगा, देखने के लिए कि अब स्टडी किया जाए डाइट बनाने के लिए क्या क्या चीजें मुझे थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा। तो पहला गौर से देखने वाली जो चीज है, आगे का सोचिए, एंटिसिपेट कीजिए और पॉसिबल ट्रिगर्स, स्ट्रेसर्स ढूंढने की कोशिश करिए। आगे का देखिए, ढूंढिए और कोई ऐसा पॉसिबल ट्रिगर या स्ट्रेसर है क्या किसी बच्चे का, उसको जानने की कोशिश करिए। इस सेंसरी इंटीग्रेशन की ऑटिज्म में प्रॉब्लम आती है, एडीएचडी में भी कई बार प्रॉब्लम पाया जाता है, सीपी में भी पाया जाता है, एमडी में भी पाया जाता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी में, कई बार आईडी बच्चों में भी पाया जाता है कि स्ट्रेसर्स और ट्रिगर्स क्या है। मेरे लिए ऊंची आवाज दिक्कत वाली है, आपके लिए कोई पर्टिकुलर साउंड दिक्कत वाली है, इनके लिए कोई पर्टिकुलर लिक्विड चिपका हुआ सामान से आपको ज्यादा परेशानी हो जाती है, चिपकने वाला। अब बच्चों को सबको फेविकॉल एक्टिविटी देता हूँ, एक बच्चा जो है जिस दिन फेविकॉल निकालता हूँ रो रो के पूरा स्कूल को खराब कर देता है। अब हमने जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसको चिपकने वाली चीज से बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। तो एक प्रकार का इंस्पेक्टर बन के आपको देखना पड़ेगा स्ट्रेसर्स क्या क्या हो सकता है, ट्रिगर्स क्या क्या होता है। इन स्ट्रेसर्स और ट्रिगर्स को निकालने के लिए फैमिलीज, भाई बहन और फैमिली आपको मदद कर सकते हैं। नया स्किल जो है लेस थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट में सिखाने की कोशिश करें। जब उस बच्चे की लर्निंग हो, जितना कम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आप करा सकते हैं, जितना उसके लिए जो सेंसरी के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट है, उसको नया स्किल वहां सिखाए। सेंसरी ट्रेनिंग देना एक अलग चीज है, जितना उसके पास सेंसरी इंटीग्रेशन की क्षमता है उस हिसाब से अन्य स्किल सिखाना अलग बात है। जब अन्य स्किल सिखाने की बात हो, अन्य ट्रेनिंग सिखाने की बात हो, तो उसके लिए जो उसके लिए सेंसरी का सही माहौल है उसमें रखें। आपको पता है कि मेरे को अकेले में कोने में ही मेरा ध्यान ज्यादा होती है, तो उस समय मुझे आप गणित पढ़ाइए, मैथ्स पढ़ाइए, जो मर्जी पढ़ाइए। आपको पता है कि बड़े ग्रुप में जाके मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती है, स्ट्रेस में आ जाता हूँ, तो ऐसे ग्रुप में मेरा फिर शिक्षा नहीं होगी। वहां मेरे लिए आप सेंसरी स्टिमुलेशन का अलग कुछ कार्यक्रम करिए, अलग टाइप का एक्टिविटी रखिए, वो अलग से देखी जाएगी। फिर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर सेंसरी इनपुट,
सेंसरी इनपुट के लिए अपॉर्चुनिटी रखिए, चाहे किसी को डीप प्रेशर देना हो, चाहे कोई सामान उठाना हो, चाहे जंपिंग करना हो, अलग अलग सेंसरी इनपुट के लिए अपॉर्चुनिटीज का मौका रखिए। सेंसरी डाइट का बारे में हमने बात किया, प्लानिंग करने की हमने बात किया, और प्लान को विजुअली और वर्बली कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करें कि बच्चों के साथ विजुअल प्लानिंग एक्टिविटीज होने से बेटर वो रेस्पॉन्ड करते हैं। पहले से ही अगर आपने सेंसरी एक्टिविटीज को एक विजुअल प्लान, एक तस्वीर के जरिए, एक चार्ट के जरिए अगर आपने देखा पाया एक्टिविटीज को कुछ सिंपल पिक्चर्स के जरिए, तो आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिलने की संभावना ज्यादा होगी। आप थोड़ा सा हम सेंसरी एक्टिविटीज के बारे में बात करें आप लोगों के साथ, तो कुछ खास इसमें नॉलेज वाली है नहीं, इट्स ओनली ए रिपीटेशन ऑफ द थिंग्स, बट क्योंकि टॉपिक ऐसा है तो मुझे बताना पड़ेगा। तो रॉकिंग चेयर्स या रॉकर्स बहुत कामयाब है बच्चों के लिए। जो चीजें वो घोड़े वाली जो कुर्सी होती है, उस टाइप के रॉकिंग चेयर्स या रॉकर्स बहुत काम में आती है। वेस्टिबुलर सिस्टम डेवलपमेंट में या सेंसरी सिस्टम डेवलपमेंट में ये बहुत कामयाब चीज है, जिससे बच्चे को कामिंग इफेक्ट आता है, बच्चे ठंडा हो जाते हैं। बस उसमें देखना होगा कि किसके लिए किस रेट में हमें रॉकिंग करना होगा, किस स्पीड में रॉकिंग करना होगा, रीडिंग क्या होना होगा, बच्चे की पोजीशन कैसे होने से बेटर होगा, वो हमें देखना होगा। कौन रॉकिंग कर रहा है, कब रॉकिंग कर रहा है, किस तरीके से रॉकिंग कर रहा है, कितना स्पीड में रॉकिंग कर रहा है, रॉकिंग करते समय पोजीशन कैसे था, वो आपको देखना होगा। कई बार हो सकता है बच्चे के गोदी में वेट भी रखना पड़े, डिपेंडिंग ऑन द थेरेपिस्ट रिक्वायरमेंट, उसको थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। जरूरत के हिसाब से फिर हम आगे जो है अलग अलग एनवायरनमेंट में इसकी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। थेरेपी बॉल्स की इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े बॉल्स होते हैं फिजियोथेरेपी या जिम वगैरह में, वो बॉल्स की इस्तेमाल हम लोग अच्छा कर सकते हैं, जिससे वेस्टिबुलर एक्टिविटीज, प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ये सब अच्छा डेवलप होता है। बॉल के ऊपर बैठना, बॉल के ऊपर बाउंसिंग करना, बैठ के थोड़ी आगे तक जाना, पीछे आना, अनगिनत एक्टिविटी, पेट के ऊपर, बॉल के ऊपर पेट के बल बैठना, बॉल के ऊपर पीठ के बल बैठना, अलग अलग एक्टिविटी आप प्लानिंग कर सकते हो अगर आपके पास थेरेपी बॉल वगैरह हो। सेंसरी या टेक्टाइल बीन्स बास्केट टाइप का होता है, तो वो टच के लिए बहुत कामयाब होते हैं। सेंसरी या टेक्टाइल बीन्स बहुत कामयाब हो सकती है। स्विंग्स अलग अलग टाइप के, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, आगे जाने वाली, पीछे जाने वाली, साइड जाने वाली, अलग अलग टाइप के स्विंग्स का इस्तेमाल बहुत इफेक्टिव होती है हमारे बच्चों के लिए। बोल्स्टर वाला स्विंग भी आजकल आ गया है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विंग्स ना भी हो, आप लोग याद करें कि बेड कवर, बेडशीट, अलग अलग छोटे छोटे रस्सी वगैरह से भी आप इस टाइप के मूवमेंट बच्चों की करा सकते हैं। लाइट वाले टॉयज जो है वो भी कई बार कामयाब हो सकता है। अलग अलग टाइप के टॉयज, टेक्टाइल स्टिमुलेशन के लिए भी अलग अलग टाइप के टॉयज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका साइज, शेप, टेक्सचर अलग अलग हो। सिमिलरली टॉयज को आप कलर के साथ मैचिंग करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं कलर स्टिमुलेशन के लिए। सिमिलरली अलग अलग लाइट टॉयज से जो लाइट आती है उससे भी आप अलग अलग प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं टॉयज को। ट्रैम्पोलिन एक कामयाब चीज है, जिसके ऊपर स्प्रिंग टाइप के होते हैं, जंपिंग करता है, वो स्टिमुलेशन में बहुत हमें मदद करता है। बॉडी सॉक्स, वो हमारे देश में चलता नहीं है, लेकिन वो भी है कि टाइट सॉक्स टाइप के आता है, मोजा टाइप का, जो मसल्स और बोन को जो है टाइट रखने में मदद करता है। उसके लिए भी कई बार फार्मासिस्ट के पास मिलता है, जॉइंट वगैरह में टाइट करके पकड़ के लिए आने के लिए, उसको भी हम लोग कई बार यूज कर सकते हैं। हालांकि ट्रैम्पोलिन कैन बी ए वेरी कॉमन एक्टिविटी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैम्पोलिन ना भी हो, बालू वगैरह में जंपिंग वगैरह करना, टायर में जंपिंग करना, ट्यूब में जंपिंग करना, वो भी आपके लिए इफेक्टिव एक्टिविटी हो सकता है। म्यूजिक, साउंड, टॉयज एंड अलग अलग ऑडिटरी गैजेट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा बच्चे के लिए किस टाइप के साउंड प्लीजिंग होगा, डिसप्लीजिंग साउंड है मान लीजिए कोई, उसको कैसे कैसे धीरे धीरे हम प्लीजिंग साउंड के साथ मार्च करें, तो वो भी एक जरूरी चीजें हैं
कि टेप रिकॉर्डर, म्यूजिक या मोबाइल है आपके पास, उसको भी आप अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल कर सकती है। किसी के लिए फ्लूट म्यूजिक कैन बी वेरी वेरी कामिंग एंड सेंसरी स्टिमुलेटिंग, किसी के लिए हो सकता है आपका नदी का, झरने का बहता हुआ पानी का म्यूजिक बहुत कामयाब हो, किसी के लिए वोकल म्यूजिक बहुत अच्छा काम कर रहा हो, किसी के लिए जो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक काम कर रहा हो, किसी के लिए सिंपल रेन ड्रॉप्स जो गिर रहे हैं उसकी आवाज हो सकता है बहुत कामिंग इफेक्ट दे रहा हो, किसी को हो सकता है चिड़िए बर्ड्स की जो आवाज है वो आवाज उसके लिए कामयाब हो रहा हो। तो सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए उस टाइप के आप कामिंग इफेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसका अलावा बच्चे को सेंसरी स्टिमुलेशन देने के लिए हर वक्त जहां संभव नहीं है आप हर आवाज नेचुरली बच्चे को दे सकते हो, अलग अलग गैजेट्स के तरह से भी आप दे सकते हो। सेंस सूंघने के लिए भी आप खाने से लेके आपकी ग्रूमिंग से लेके घर में जितने भी सामान हैं अलग अलग स्मेल के, उसका अलग अलग बोतल बना के या समय समय ऐसे ऐसे एक्टिविटी करके स्मेल के लिए आप लोग कर सकते हो। वीकली इफ यू कैन कीप एक्टिविटी ऑफ से कुकिंग विद डिफरेंट स्मेल्स, या सारे बच्चों को बता दिया अलग अलग स्मेल वाला खाना लाने के लिए, तो सब बच्चे मिलके हो सकता है अलग अलग स्मेल वाला खाना लाए और आपकी बहुत बढ़िया एक एक्टिविटी हो। तो घर में भी उस तरीके से आप गाइड कर सकते हैं कि स्मेल सेंट्रिक जो है एक्सरसाइजेस, स्मेल सेंट्रिक खाना या स्मेल सेंट्रिक ग्रूमिंग वगैरह ये सब बच्चे कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो थोड़ा सा क्लासरूम में भी कुछ कुछ स्ट्रेटेजी आप लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रेस्ट्रिक्ट करने वाली कुछ रबर बैंड वगैरह लगा के आप क्लासरूम में बेंचेस में डेस्क में आप एक्सरसाइज कुछ करा सकते हैं, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। सीटिंग के लिए क्लासरूम में मूवमेंट के लिए फंक्शनल मूवमेंट जो है उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज आप रख सकते हैं। क्लासरूम में हैवी लोड उठाने का, फर्नीचर यहाँ से वहां ले जाओ या इस जगह से वहां फर्नीचर उठाना, फर्नीचर को उठा के रखना, उस टाइप की एक्सरसाइजेस क्लासरूम में आप कर सकते हैं। लंच टाइम में या खाने की टाइम में च्यूइंग रिलेटेड एक्सरसाइजेस आप ऐसा खाना रख सकते हैं जिससे च्यूइंग रिलेटेड एक्सरसाइजेस हो, जिससे टेस्ट रिलेटेड एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो, तो उसके ऊपर भी फोकस हो सकती है। जब ब्रेक टाइम होता है तो उसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्लाइंबिंग के लिए, स्विंगिंग करने के लिए, झूले मील के लिए, जंपिंग के लिए, ट्रैम्पोलिन की बात हो रही थी, स्कीपिंग की बात हो रही थी, एक टांगों में चलने की बात हो रही थी, एक टांगों में बैलेंस बनाने की बात हो रही। दुनिया भर के एक्सरसाइज आप रेसेस टाइम में भी यूज कर सकते हैं। ऑन सीट ऑफ सीट एक्टिविटीज, जैसा मैंने कल भी बताया था, पहले भी बताया था कि एक बच्चा हो सकता है 15 मिनट तक ध्यान देके पढ़ सकता है, तो दूसरा बच्चा हो सकता है सिर्फ 5 मिनट ही ध्यान दे पाता है। तो ऐसे में पांच मिनट जो ध्यान दे पाता है वो 5 मिनट के बाद उसको 2 मिनट के लिए मैं 2-4 एक्सरसाइजेस करा सकता हूँ उसको अलग अलग, जो सेंसरी स्टिमुलेशन के हिसाब से बेटर हो। टॉयज अगर आप कुछ बच्चों को बहुत जरूरत पड़ती है हाथ में रखने की, इस टाइप के फिजेट टॉयज कहते हैं, टैक्टाइल टॉयज, पंचिंग टॉयज, क्यूजी टॉयज, आवाज निकालने वाली टॉयज, टच में अलग आता है, आवाज में अलग आता है, शेप में अलग आता है, टेक्सचर में अलग आता है, टॉयज की इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। डेस्क के नीचे जो है वेलक्रो वगैरह भी हम लोग लगा सकते हैं, जिससे बच्चे के लिए वेलक्रो जब चिपकाता है और वेलक्रो को खोलता है तो बच्चे को अलग स्टिमुलेशन आता है। कामिंग एक्टिविटीज अलग अलग बच्चे के हिसाब से आप सोच सकते हैं, म्यूजिक से कामिंग होता है या टॉय से कामिंग होता है या कलरिंग या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करके बच्चा कामिंग होता है। कोई बच्चा हो सकता है क्ले मॉडलिंग का काम करके, मिट्टी का कुछ काम करके बड़ा वो अच्छा लगता है उसको, कोई बच्चा होता है बालू का कोई सैंड प्ले टाइप का करके वो काम आता है, किसी बच्चे को चिपकने वाला फेविकॉल वाला काम करके बड़ा कामिंग इफेक्ट आता है, किसी को म्यूजिक से बड़ा कामिंग इफेक्ट आता है, किसी को पर्टिकुलर स्मेल से बड़ा कामिंग इफेक्ट आता है। जैसे मेरा ही है, मेरा कामिंग इफेक्ट के साथ स्मेल का बहुत रिलेशनशिप है। अच्छा स्मेल अगर मिल जाता है तो एकदम से मेरा दिमाग एकदम सेटल हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्री मेरा फ्रेंड है जिसको कोई वोकल म्यूजिक से उसको बहुत कामिंग इफेक्ट आता है, किसी को इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से कामिंग इफेक्ट आता है, किसी को पर्टिकुलर कलर या पेंट इस टाइप के चीजों से बड़ा कामिंग इफेक्ट आता है। हेवी वर्क को आप लोग इग्नोर मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो चबाने की हो। जैसे हम लोग छोटे थे, छोटे उम्र में गन्ना चबाते थे, चने चबाते थे, कितने सारे चीजें चबाते थे, तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रंची फूड, टाइट वाले खाना खाना, टाइट वाले चीजें चबाना, वो बहुत बड़ा इफेक्टिव है।
किताब हम लोग बचपन से थैली लेके जाते थे, तो किताब लिफ्ट करना। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आम बच्चे की स्कूलों में जो 18-18 किलो के बोझ डाल देते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लिफ्टिंग वेट कैन बी ए वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज। पुशिंग करना, किसी फर्नीचर या किसी चीज को पुश करना, किसी फर्नीचर या किसी चीज को पुल करना, किसी फर्नीचर या किसी हैवी चीजों को लिफ्ट करना, किसी फर्नीचर किसी हैवी चीज को नीचे की तरफ दबाना, इस टाइप के अलग एक्सरसाइजेस के ऊपर ध्यान दे सकता है। विजुअल एक्सरसाइजेस बहुत सारा हो सकती है आपका, सोशल स्टोरी, चार्ट, स्टेप्स बनाना, अलग अलग टाइप के विजुअल गेम्स आप खेल सकते हैं जिससे अलग अलग विजुअल एक्सरसाइजेस हो सकते हैं, जिसमें आंखों का फोकस करना पड़ेगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन का फोकस करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं। मुझे एग्जैक्टली कहाँ मैं क्या एक्सरसाइजेस के ऊपर फोकस करूँ वो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट हो रही है आपको बताने के लिए। फिर भी अगर कुछ देखेंगे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के साथ भी आप कभी कभी रिलेट कर सकते हैं एक्सरसाइज। अगर आपको डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, बच्चा जो विकास करता है उसके माइलस्टोन्स के साथ रिलेट करते भी कई बार एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं, और माइलस्टोन्स की अचीव ना हो तो उसके लिए भी अलग से प्लानिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बाद में कवर करूंगा, एक आध क्वेश्चन आया है उसको हम पहले कवर करेंगे। एक क्वेश्चन आया, 3 साल का डॉटर है जो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को च्यू करता है, उसके लिए क्या करें? तो अगर इनकी रिक्वायरमेंट, अगर मान लीजिए च्यू करने की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आप सोचिए क्या क्या ऐसा चीजें हैं जो च्यू करनी पड़ती है। जैसे आप मान लीजिए गाजर है, मूली है, थोड़ा सा कम पका हुआ पपीता है, खीरा है, ऐसे पचासों चीजें निकल सकती है जो मान लीजिए च्यू के लिए जरूरत है। या मान लीजिए भुने हुए चने हैं, या मान लीजिए पॉपकॉर्न टाइप के चीज हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में रहते हो, किस माहौल में आप रहते हो, लेकिन आप कोशिश करें बहुत सारा जो है चीएबल आइटम खिलाने की कोशिश करें। जितना ज्यादा हो सके चीएबल आइटम खिलाने की कोशिश करें, वो मेरे लिए एडवाइस रहेगा। और जैसे जैसे आप चीएबल आइटम इसको प्रैक्टिस करा पाएंगे, ऐसे तो हर चीज खाएंगे नहीं, हो सकता है 10 में से 2 ही चीजों पसंद करके खाए, लेकिन कोशिश करिए उसके लाइफ में जितना ज्यादा च्यू करके खाने वाली चीजें आप ला सकते हैं उसके ऊपर कोशिश करिए। च्यूइंग गम एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हैं, और कोशिश करिए च्यू के जरिए कितना सारा चीजें आप ला सकते हैं उसके ऊपर कोशिश करिए। साथ में जब आपके पास काफी सारा आइटम हो जाएगा और आपको लग रहा है कि इसको च्यूइंग एक्सरसाइजेस काफी मिल रही है, उसके बाद आप ये जो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट च्यू करने वाली चीज है इसके ऊपर रोक लगाने के लिए आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे। और बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रेटेजी की जब हम बात करेंगे तो बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, ना का मतलब ना, हा का मतलब हा। ए नो इज ए नो, नो का मतलब नो। जैसे हमारे घर में देखेंगे, जैसे मम्मी को पूछा, मम्मी ये मिठाई खा लूं? नहीं खाओ। मम्मी थोड़ा सा खा लूं? नहीं नहीं, पापा आएंगे पिटाई करेंगे, पापा को बता दूंगा। नहीं मम्मी खा लूं? ऐसे ऐसे कर करके फाइनली मिठाई मैंने खा ली। तो मम्मी ये जो 10 बारी जो मुझे ना 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 बोल रही थी, वो ना का मतलब ना नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वो पहले से ही पता है उस ना का कोई ना मतलब है नहीं, लगे रहो थोड़ी देर में हाँ हो जाएगा। तो स्पेशल नीड बच्चे के साथ वो बहुत जरूरी होती है कि ना का मतलब ना। एक बार आपने ना अगर कहा तो वो हर बारी, हर कोई, बार बार, हर हाल में, हर सिचुएशन में ना होना है। ये नहीं कि अभी मेहमान आ गया तो तुम कमरे में बैठ के प्लास्टिक के पेन चबाते रहो, गाड़ी में बैठ के मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ इस वक्त तुम प्लास्टिक के पेन चबा रहे हो तो मैं तुमको बंद नहीं कर सकता इसलिए चबाते रहो। तो ऐसे में फिर बच्चे का वो कंट्रोल में नहीं आ पाता है। जब आप सफिशिएंटली च्यूइंग के ऑब्जेक्ट्स उस बच्चे को दे पाएंगे, उसके बाद जब आपको लगेगा कि इसके अभी मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे हो गया है, अच्छे ऑप्शंस, डिजायरेबल ऑप्शंस, जो बच्चा च्यू करके खा सकता है या च्यू करके फेंकने वाली भी ऑप्शन है, ये सब ऑप्शन जब डिजायरेबल ऑप्शन आ जाएंगे तो अब आप प्लास्टिक के ऊपर आप रोक डालेंगे। अब जब रोक डालेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हर हाल में, बार बार, हर कोई, हर सिचुएशन में रोकना होगा, और तुरंत रोकना पड़ेगा। ये नहीं कि 15 मिनट में चबा रहा हूं और आज आप रोक रहे हैं, नहीं। आप 7 दिन का सिर्फ टारगेट करेंगे, वो 7 दिन में जो है
बिल्कुल 24 घंटा किसी ना किसी का नजर उस पर होना है कि जैसे ही वो प्लास्टिक की चीजों को अचीव करने की कोशिश करे तुरंत उसको रोकना पड़ेगा। बाकी आपके पास जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो आपको इंडिविजुअल गाइड कर सकते हैं। मैं भी आप कांटेक्ट करेंगे तो बाद में आपको इंडिविजुअली गाइड कर पाऊंगा। लेकिन पहले जैसे मैंने कहा है, बहुत सारे चीजें जो हेल्दी च्यूइंग हो सकता है, गन्ना हो, मूली हो, गाजर हो, च्युइंगम हो, भुने हुए चने हो, पॉपकॉर्न हो, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए कि च्यू करके खाने वाली कितना ज्यादा चीजें हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है उसका च्यूइंग नीड जो है ज्यादा है, स्टिमुलेशन नीड ज्यादा है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है, ज्यादातर ये अपनी स्किन, हाथ की स्किन जो है खाते रहता है, क्या हम उसको बंद कर सकते हैं? जो हाथ के स्किन को चबाते हैं, ये 3 टाइप के डिसऑर्डर हो सकते हैं। आपकी बच्चे के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, इन जनरल सबकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। एक कंडीशन होता है जिसमें हम अपने आप को चबा के अपने आप को थोड़ा सा दर्द दे के मजा आता है, वो अलग कंडीशन है, उसका मैनेजमेंट भी अलग है। सेकंड कंडीशन ये होती है जिसमें मुझे सेंसरी स्टिमुलेशन चाहिए, स्किन में कुछ ना कुछ मुझे स्टिमुलेशन चाहिए, स्किन का जरूरत है, स्किन का जरूरत है, स्किन वाली जो सेंसेशन है उसमें मुझे ज्यादा सेंसेशन की जरूरत है, इसलिए मुझे स्किन को मैं चबा रहा हूं या कुरेद रहा हूं। थर्ड केस जो मुझे लगता है, थर्ड वाला जो केस मैं बता रहा हूं, ये ज्यादातर बच्चे में कॉमन पाया जाता है। थर्ड वाला एलिमेंट, थर्ड वाला एलिमेंट जो है वो ये है, हमने देखा है बच्चे की मानसिक उम्र जो है, मान लीजिए वो 5 साल का है, शारीरिक उम्र जो है वो 8 साल का है। अब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी क्रिएट भी नहीं की जाती है, एनर्जी खत्म भी नहीं की जा सकती है। शरीर में एनर्जी जो है वो 8 साल की है, और जो खर्चा करने वाली जो शक्ति है उसका, वो मान लीजिए 5 साल की है, क्योंकि ज्यादातर एनर्जी आपकी दिमाग खर्चा करता है। तो हमारे पास बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका दिमागी तौर पे जो एनर्जी वो यूज कर रहा है वो कम यूज कर रहा है, और शारीरिक शक्ति ज्यादा है। ये दोनों में जो गैप हो गई, वो बहुत बड़ा एक एनर्जी का भंडार हो गया। वो एनर्जी का भंडार जो है वो शरीर के अंदर रह नहीं सकता है, रह ही नहीं सकता है, वो किसी ना किसी तरीके से वो शरीर से बाहर निकलना है। बाहर निकालने के लिए अब बच्चे के पास पॉजिटिव रास्ता अगर कम है, किसी भी कारण से, कोई एक्सरसाइज उसके पास कम हो रही है, खेलना कूदना कम हो रही है, नाचना गाना कम हो रही है, किसी भी प्रकार से अगर उसका एक्सरसाइजेज अगर कम है, वो बाहर निकालने का वो निगेटिव रास्ता निकाल लेता है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है बहुत एसेंशियल है, एक तो हम फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कराने की कोशिश करें, समय समय पे फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा लाने की कोशिश करें, समय समय पे एज अप्रोप्रिएट मेंटल एक्टिविटी। हमें पता है ये बच्चा चाय ला सकता है, हमें पता है पानी ला सकता है, हमें पता है दिया जला सकता है, हमें पता है घर का साफ, बहुत सारा काम में ये बच्चा एंगेज हो सकता है, लेकिन वो काम हम उस बच्चे को दे नहीं रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का काम ज्यादा करा रहे हैं, तो उसका दिमाग उसमें ठीक से लग नहीं रहा है। तो उस तरीके से प्लानिंग करें, मैक्सिमम फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल एंगेजमेंट एक्टिविटीज का ज्यादा प्लान करें। अब जब ये प्लानिंग जब आपकी ज्यादा से ज्यादा होगी, उसके बाद अगेन जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको टेक्निक बताया था कि ना तो ना, 7 दिन की आप एक्सरसाइज लेंगे और 7 दिन में जो है हर कोई मिलके जैसे ही वो हाथ को मुंह में डालेगा, तुरंत आपको हाथ को जोर से उसका मुंह से हटा के ना करके बोलना है। तो कुछ दिन, 7 दिन की एक प्रकार की लड़ाई चलेगी, उसके बाद बच्चा समझ जाएगा, लेकिन बशर्ते उसके लिए हमारा बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सारा साइकोलॉजिकल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी हमारे पास हो, क्योंकि बिना एक्टिविटी के आप बार बार ये उसको हाथ को हटाने जाएंगे, वो कामयाब नहीं होगा। अब बाई चांस, गारंटी के साथ मैं बता नहीं सकता, बाई चांस कुछ और भी बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं, ऐसे केसेस में एडवाइस यही होता है कि आप कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या कोई सीनियर स्पेशल एजुकेटर्स के साथ जरूर संपर्क करें, क्योंकि कई बार होता है दिखाने की दांत अलग और जो है अ, खाने की दांत अलग होते हैं। मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो जानबूझ के मम्मी के सामने जो है उंगली काटेगा, और मम्मी जैसे ही आएगा तो मम्मी को पता है कि मम्मी पसंद नहीं करती है, तो वो एक्चुअली उसको सेंसरी स्टिमुलेशन करे की कोई जरूरत नहीं है, वो बस मम्मी के साथ
बात करना चाहता है या मम्मी को तंग करना चाहता है, तो बहुत मुश्किल है। एक बार कोई सीनियर स्पेशल एजुकेटर्स के साथ बैठेंगे या मेरे साथ भी आप कंसल्ट करेंगे तो मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहैब साइकोलॉजिस्ट भी आपको गाइड कर पाएंगे। च्यूइंग रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए क्या करेंगे, मैंने बहुत सारा बातें बता दिया। च्यूइंग रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए थोड़ी देर बैठेंगे तो लंबा लिस्ट बन जाएगा, कितने सारे खाने के सामान आपका च्यूइंग चबाना पड़ता है। आजकल के बच्चों में खत्म हो गया। हमें बचपन में भूख लगती थी तो मान लीजिए भुने चने पकड़ा दिए, गन्ना पकड़ा दिए, तो आधा से ज्यादा समय तो दांत दर्द होता था। आजकल तो बच्चों को अगर पूछेंगे च्यूइंग करने वाली खाना तो दांत तो टूट जाएगा, मम्मी पापा देते ही नहीं। आप पूछ के देखिए आपके कितने स्पेशल बच्चे हैं जो गन्ना चबाते हैं। आप पूछ के देखिए कितना टाइट सामान आपने लास्ट 10 डेज में बहुत हार्ड सामान कितना चबाया है। तो कोशिश करिए, लंबा लिस्ट बना के कोशिश करिए कि बच्चों को एक्टिविटी दे सके आप च्यूइंग रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, एक 9 साल का बच्चा है, कलर पिक्चर बुक्स बड़ा पसंद है, स्पीच समस्या भी इस बच्चों में है। बैठता तभी है जब कलर बुक्स या कलर उसके पास हो। विदाउट कलरफुल थिंग्स उसको क्यों बैठना है? सबसे पहले तो क्या जरूरत है? कलर बुक्स को यूज करते हुए, कलर क्रेयंस को यूज करते हुए भी आप एक्टिविटी प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हटाने की रास्ता भी है लेकिन इतना अहम नहीं है। आप जिस तरीके से आपने क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन जो है कलर बुक्स उसको चाहिए, कलर वगैरह उसको चाहिए, वो सब रहने से अगर खुश रहता है वो तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उस चीज को एज ए रीइंफोर्सर हम कैसे यूज कर सकते हैं कि ये वाला एक्टिविटी करने के बाद ये तुम्हारी कलर बुक की एक्सरसाइजेस मिलेगी, ये वाला काम करोगे तो ये पिक्चर बुक का स्टोरी हम पढ़ेंगे। तो उस तरीके से अल्टरनेट एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे, अल्टरनेट शेड्यूल बनाने की कोशिश करें। अगर उसको आप प्रॉपरली अल्टरनेट एक्टिविटी या विजुअल शेड्यूल के जरिए अगर इस कलर पेन या कलर एक्टिविटी या कलर पिक्चर बुक्स को अगर आप इसका जो स्ट्रेंथ है उसको अगर आप इस्तेमाल कर सके तो मुझे लगता है बहुत बेटर आपको बेनिफिट मिल सकती है। फिर भी आसपास के टीचरों के साथ डिस्कस करिए क्योंकि हार्मफुल बिहेवियर इसको हम बताना थोड़ा सा मुश्किल है। और कलर से फैसिनेशन है तो मैं उसको एबीसीडी में भी ज्यादा कलर कंपोनेंट लाने की कोशिश करूंगा, स्टोरी टेलिंग में ज्यादा कलर कंपोनेंट लाने की कोशिश करूंगा मैं, रीडिंग राइटिंग या कोई भी एक्टिविटीज में मैं कलर कंपोनेंट को ज्यादा लाने की कोशिश करूंगा। उसको मैं बटनिंग सिखाऊं, चाहे उसको मैं खाने का सिखाऊं, चाहे उसको मैं कुछ भी सिखाऊं, तो मैं कलर कंपोनेंट को एज ए रीइंफोर्सर, एज ए रिवार्ड, एज ए टीचिंग मोडालिटी मैं यूज कर सकता हूँ। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है दिस इज ए बिग एडवांटेज, ये एडवांटेज हो सकता है। प्रैक्टिस करेंगे आपस में मिलके तो आई थिंक दिस विल नॉट बी ए वेरी बिग प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, किसी स्टूडेंट को सामान नीचे गिराने में बहुत मजा आया है, मजा आता है, उसके लिए क्या किया जाए? जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा है, मैं सामान जो गिरा देता हूं घर में या स्कूल में, उसके पीछे कारण हो सकता है। एक तो पहले चलिए मेरे को गिरा के मजा आता है, मजा तो आता है, नहीं तो मैं बार बार गिराऊंगा नहीं, ये तो मान के चला। एक तो पहला हो गया, मैं गिरा देता हूं और टीचर मुझे या मम्मी मुझे आके डांटती है, फटकारती है, कुछ ना कुछ करती है और उसके बाद फाइनली मुझे मान लीजिए किसी ने मुझे चॉकलेट दे दी थी और मैं धीरे धीरे सीख गया कि ऐसे सामान वामान गिराऊंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगा। मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं। तो एक गिराना तो वो हो सकता है जिसके पीछे मेरा मकसद ये है कि मुझे कोई ठोस सामान जो मुझे पसंद है वो मुझे मिले। बच्चे तो सामान गिराया, मैं तो बचपन में खुद गिर जाता था, मैं खुद ही जमीन पे चौड़ा हो जाता था क्योंकि मुझे पता है रोना धोना थप्पड़ ऊपर पड़ेगा जरूर, बाद में कोई ना कोई महानुभाव आएगा जो मुझे 2 रुपया दे। मंजिल ही 2 रुपया का था, कोई बात नहीं, उसके लिए 2-4 जूता खाना पड़ जाए, थप्पड़ खाना पड़ जाए, गाली गली पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मंजिल था 2 रुपया तो मुझे मिल जाता था आखिर में। तो कोई ठोस सामान पाना ऐसा मंजिल हो सकता है, आपको देखना होगा। सेकंड, जो द्वितीय कारण हो सकता है कि मैं सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए, घर में मेहमान आता है, कोई पूछता तो है नहीं,
स्कूल में टीचर उधर जाता है उधर जाता है, ऐसा कोई 30 मार्खा में हूं नहीं कि स्कूल के बाकी बच्चे भी मेरे ऊपर ध्यान दे। जैसे हम ही स्कूल में थे मान लीजिए, तो कोई बच्चा पढ़ते थे इसीलिए टीचर ध्यान देते थे, कोई बच्चा खेलते थे इसलिए ध्यान देते थे, कोई बच्चा गाने में अच्छा था उसमें ध्यान मिलता था, कोई बच्चा देखने में बड़ा सुंदर था उसको ध्यान मिलता था, कोई बच्चा बड़ा अमीर घर का था उसको ध्यान मिलता था, कोई बच्चा जो है बड़ा लंबा था उसको ध्यान मिलता था, कोई सबसे ज्यादा नाटा था उसको भी ध्यान मिलता था, कोई किसी काम में ज्यादा अच्छा होता था तो उसको ध्यान मिलता था। हम जैसे लोगों को ध्यान नहीं मिलता था तो हम क्या करें, कुछ ना कुछ खुराफाती करते थे, कुछ ना कुछ रोज खुराफाती करते थे जिससे टीचर ध्यान दे दे। और टीचर जाने के बाद फिर कुछ ना कुछ खुराफाती करते थे कि बाकी बच्चों की ध्यान हमारी तरफ आ जाए। तो यू नेवर नो। तो सेकंड कैन बी, द पर्पस कैन बी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, ध्यान आकर्षित करना किसी का। अगर उस काम को करके मुझे, मेरा मंजिल था मुझे ध्यान मिलना, और मुझे ध्यान बाकी बच्चों से या आपसे मिल रही है, तो मैं वो काम बार बार करता रहूंगा। थर्ड जो आती है, थर्ड जो सस्पेक्टेड है इस पर्टिकुलर केस में, थर्ड आती है सेंसरी स्टिमुलेशन। उस आवाज से मुझे बड़ा मजा आता है अंदर ही अंदर, ऐसा कर करके उस आवाज आता है, उस पर्टिकुलर आवाज मुझे बड़ा मजा आता है। तो उस पर्टिकुलर आवाज का मजा लेने के लिए मैं उस काम को कर रहा हूं। तो ये तीन केसेस अलग अलग हो सकती है। अगर तीन केस हो, ये तीनों का मैनेजमेंट भी अलग अलग होगा। तो पहले वाला जो केस था जिसमें बच्चा जो है कोई उसका मनपसंद का चीजें पाने के लिए, कोई ठोस चीज पाने के लिए हरकत कर रहा था, उसका इलाज क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं कि जब तक आप मुझे मेरा मनपसंद का सामान मेरे उस गलत हरकत के बाद देते रहे, तब तक मैं बुरा हूं या आप बेवकूफ है? मैं थोड़ी बुरा रहा, मैं तो बड़ी अच्छा सोच समझ के तीर मार रहा हूं, ये सामान फेंकता हूं और मेरे हाथ में ये फलाना चीज आ जाता है। तो पहला वाला अगर केस है, तो आपको वही हर बार 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 हर कोई हर हाल में आपको वो सामान देने से, जो मुझे पसंद था वो सामान देने से आपको बंद करना है। जब सामान नहीं मिलेगा, मैं बेवकूफ थोड़ी हूं कि मैं सामान गिराऊंगा, मैं फिर दूसरा कोई तरकीब निकालूंगा जिससे मेरी मकसद मंजिल पूरा हो जाए। सेकंड जो टाइप ऑफ बच्चा मैंने आपको बताया कि ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, उसमें दो चीजें करना है कि बच्चे से कोई अच्छा काम करे, बच्चे से ज्यादा इंटरेक्शन करे, बच्चे से अच्छा काम करे, नेचुरली बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देने की कोशिश करे, बच्चे को क्लास का लीडर बनाने की कोशिश करे, बच्चे को अलग अलग एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देने की कोशिश करे, पॉजिटिव काम के बाद आप ध्यान ज्यादा देने की कोशिश करें, पॉजिटिव एक्टिविटीज के बाद सहपाठी ज्यादा अटेंशन देने की कोशिश करें। लेकिन हर हाल में ये सामान गिराने के बाद उसको कोई अटेंशन ना मिले, तो क्योंकि उसका मंजिल मकसद था अटेंशन लेना और अटेंशन उसको मिल नहीं रही है, तो बच्चा बेवकूफ है नहीं, वो कोई और तरकीब निकालेगा आपका ध्यान देने के लिए। और थर्ड केस जो मैंने बताया था, स्टिमुलेशन लेने के लिए वो कर रहा है, अगर कोई चीज से उसको आवाज से मजा आ रहा है, तो डेफिनेटली उसको फिर उसके लिए अलग से सेंसरी डाइट, जो मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले, सेंसरी डाइटिंग की, सेंसरी डाइट की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, जिससे वो जो भूख है उसका, उस पर्टिकुलर आवाज की जो भूख है, उसको लेके हमें एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड सेंसरी इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसको इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस में डिस्कस करना ज्यादा बेटर रहता है। जेनरिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर आप लोग अगर सेपरेटली कोई वर्कशॉप करना चाहते हैं या सेंसरी इंटीग्रेशन के ऊपर अगर स्पेशली वर्कशॉप करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के कार्यक्रम से और ज्यादा आप सीख सकते हैं। लेकिन एज ए टीचर यूट्यूब या गूगल वगैरह में, नेट में काफी सारा सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। आप सेंसरी स्टिमुलेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन और बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये तीनों को अलग अलग तरीके से पढ़िए। सेंसरी स्टिमुलेशन के बारे में पढ़े तो बिल्कुल नॉर्मल शिशु विकास के हिसाब से पढ़े। आजकल आप एक पब्लिक स्कूल, बड़ा पब्लिक स्कूल की नर्सरी कक्षा में जाके देखिए, किंडरगार्टन कक्षा में जाके देखिए, 2 दिन ऑब्जर्व करिए, आपको समझ में आ जाएगी कि सेंसरी स्टिमुलेशन को कितना सीरियसली आजकल पाठ्यक्रम में लिया गया है। अभी बेटी छोटी थी, मतलब चढ़ते चढ़ते स्कूल यहाँ हद तक चढ़ गया कि एक दिन लिख के भेज दिया कि ग्रीन कलर की पराठा लेके आओ। मतलब ग्रीन कलर की ड्रेस पहनना है, ग्रीन कलर की टोपी, ग्रीन कलर की फ्रूट, अब ग्रीन कलर की पेंसिल, ग्रीन कलर की हर चीज लेके आओ, साथ में ये भी लिख दिया कि ग्रीन कलर की पराठा लिख के आ जाओ। तो आप समझो कि कहां तक सेंसरी स्टिमुलेशन की बातें चल रही है स्कूलों में।
जब हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की बात करेंगे, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की बात करेंगे, थोड़ा से हमें जो है डाइट प्लानिंग या थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल लेवल में हमें सोचना पड़ेगा। सिमिलरली जब हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो वो पहले हम उसको सेंसरी डिसइंटीग्रेशन या सेंसरी इंटीग्रेशन की जो प्रॉब्लम था उससे जो परे आएगी उन बच्चों को ही हम बात करेंगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन। और सेंसरी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है तो सेंसरी इंटीग्रेशन की अलग से थेरेपी होगा। हाइपो है, कम उसका सेंस है, उसको ज्यादा सेंस चाहिए, थेरेपी प्लान बदल जाएगा। उसको वो ज्यादा सीख करता है, थेरेपी प्लान बदल जाएगा। वो पर्टिकुलर चीजों से उसको बहुत तकलीफ होती है, उस पर्टिकुलर सेंसेस से, मतलब इरिटेशन है उसको उस पर्टिकुलर सेंसेस से, तो उसके लिए थेरेपी प्लान बदल जाएगा। वो डाइट सेंसरी डाइटिंग कहती है कह लीजिए या सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी कह लीजिए, वो अलग होगा। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी हमारी आएगी कि सेंस रिलेटेड बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो इश्यूज आएगी, चैलेंजेस आएगी, उसको हम अलग से रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या स्पेशल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से ABA मॉडल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, एंटीसीडेंट बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस मॉडल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन के तहत हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में कि क्या क्या एंटीसीडेंट थी, पूर्वावस्था क्या क्या था, इसका मतलब कब कब कहां किस तरीके से किसके साथ कब वो व्यवहार करता है, एग्जैक्ट उस व्यवहार के समय में वो बच्चा क्या करता है, कितना अवधि होता है उस व्यवहार का, कितनी बार होता है, उसको स्टडी करेंगे। ये हो गया बी। सी में कॉन्सिक्वेंसेस, उस व्यवहार घटित होने के बाद टीचर क्या करता है, सहपाठी क्या करता है, मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, दादा दादी क्या करती है उस घटना को घटित होने के ठीक बाद, उसको सी कहेंगे। सो ए बी सी, एंटीसीडेंट पूर्वावस्था, बी बिहेवियर की अवस्था, सी कॉन्सिक्वेंस बिहेवियर घटित होने के बाद की अवस्था। इसको पूरा स्टडी करके हम लोग बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बच्चे के लिए प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं। तो तीनों बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सेंसरी स्टिमुलेशन एक जेनरिक कॉन्सेप्ट है जिसमें जितने भी 8-9 सेंसेस की मैंने आज बात किया, सभी सेंसेस को अलग अलग भिन्न तरीके से हम लोग कितना ज्यादा एक्सपोजर दे पाएंगे, बच्चे को कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे पाएंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मैंने जैसे डिस्कस किया, अलग अलग सेंसेस में मेरे को स्टिमुलेशन नीड ज्यादा है, दूसरा एक बच्चा है अलग अलग सेंसेस में उसका स्टिमुलेशन नीड बिल्कुल कम है। हाइपो एंड हाइपर, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। तो उस हिसाब से हमें सेंसरी डाइटिंग प्लान करना होगा, इंडिविजुअलाइज्ड होगा, पर्सनलाइज्ड होगा, वो काफी हद तक थेरेपेटिक इन नेचर होगा, प्रोफेशनल इन नेचर होगा। और थर्ड कैटेगरी में जब हमने बताया जब ये दोनों नहीं है, तीसरा कैटेगरी बिहेवियर, मतलब उसके पीछे कोई मंजिल है, मकसद है। जैसा मैंने कहा 3 मंजिल और मकसद के बारे में बात किया। पहला, मैं कुछ ठोस बच्चों अपना मनपसंद का कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए ऐसे हरकतें कर रहा हूं, उसको हम लोग कहते हैं टेंजिबल। टेंजिबल कोई ठोस चीजें पाने के लिए मेरा बिहेवियर के पीछे मंजिल मकसद जो है ठोस चीजें पाना, टेंजिबल कैटेगरी ऑफ बिहेवियर। सेकेंड कैटेगरी के जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा है, अटेंशन लेना, टीचर की, मम्मी की, पापा की या आसपास के लोगों की अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना, उसको हम कहेंगे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। थर्ड में हमने कहा है आपको सेल्फ स्टिमुलेशन, उसका सेंसरी नीड था, वो नीड पूरा नहीं हुआ, सेंसेशन उसको चाहिए, उसका दिमागी और आपका जो शारीरिक जो उम्र का जो गैप है, एनर्जी लेवल की गैप है, वो गैप ज्यादा है। शरीर जो है 10 साल का है, दिमाग जो है 5 साल का है, तो बहुत सारा एनर्जी उसके अंदर है। एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके वो एनर्जी को बाहर निकालता है। वो तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं सेंसरी स्टिमुलेशन नीड। तो तीसरा कैटेगरी के लिए हम फिर आपका सेंसरी स्टिमुलेशन बच्चे को देने की कोशिश करेंगे, एक्टिविटी देने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए फिर हम लोग बिहेवियर मॉडिफिकेशन साइंस की इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच। कम समय में टॉपिक, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि सेंसरी स्टिमुलेशन शब्द सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसके ऊपर जब चर्चा करने की बारी आएगी ये बहुत बड़ी टॉपिक हो जाता है। तो इस तरीके से इसके साइंस भी आज की डेट में बहुत बड़ी चौड़ी हो चुकी है। मैं चाहूंगा हमारे जितने भी शिक्षक है, टीचर्स है, वो सब लोग इस टॉपिक को एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नए एंगल से, एक नए जोरों शोरों से इसको स्टडी करना शुरू करें, क्योंकि आई एम वेरी श्योर इससे आपकी बच्चों को बहुत ज्यादा आगे जाके लाभान्वित होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।
पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विशाल जी और मेरे एसएससी के मित्रा सिंह साहब को मैं नमन करता हूँ। बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिनंदन। आगे मेरी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।